हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। मैं हूं निकिता और आज की इस वीडियो में मैं करने वाली थी मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट। इससे पहले मैंने जो है एनिशेंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कवर करा दी है, ठीक है। उसकी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे। मुझे पता है मेरे पास ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव ये है ना कि जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं आज, तो मैं शॉर्ट्स में लिखती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको आफ्टर 2 या 3 मंथ बाद मैं देखती हूँ इसको, तो मैं जो है नोट्स को भूल जाऊँगी, ठीक है, कि इसका मतलब क्या था। इसलिए मैं जो है इससे मेरा भी प्रॉफिट होगा कि मैंने इसका मतलब क्या था इस लाइन का, ठीक है। और तुम्हें भी अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना। और वीडियो जो है सिर्फ हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से नहीं बनाई गई है। यहाँ पे मैं जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूँगी। यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन मतलब अपने आप ही याद हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक तरह से तुम्हारा इतना जो तुम्हारी क्या बोलते हैं ना, तुम इसको बीच में छोड़ ही नहीं सकते, इतना इंटरेस्ट क्रिएट कर दूँगी, ठीक है। इतना मज़ा आने वाला है हिस्ट्री में हमारा। हिस्ट्री को मैं हिस्ट्री की तरह बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाली, एक तरह से मूवी चल रही है इस तरह से समझाऊंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने 3 दिन इस पर काम किया है। 3 दिन में सिर्फ मैंने इसको हिस्ट्री ही पढ़ी है। मैंने साइंस ज्योग्राफी वगैरह सब छोड़ दी, क्योंकि मैं एक चीज़ में अगर मैं इन्वॉल्व होगी तो मैं सोचती हूँ उसको पूरा जड़ से ही एक तरह से, ठीक है, नहीं छोड़ लूँ। अब जितने भी हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं, मम्मी कसम, इससे कॉपी से इस नोटबुक से मेरा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जैसे कि पूछता है त्रिपुरा अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी, है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, सब इसमें इंक्लूड है। तो मैं यहाँ से कुछ नहीं जाना, नोट्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। पर मैं इसको पहले कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग चलेगी, ठीक है, इसलिए। तो अभी मैं बताती हूँ मिडाइवल हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक है जो मेन पूछता है, ठीक है, हर एग्जाम में, चाहे वो MTS को हो, CHSL का हो, चाहे GD का हो, स्टैनो का हो, चाहे CGL का हो, ठीक है। तो देख लेते हैं मिडाइवल हिस्ट्री में क्या है हमारा। ईरान अफ़गान पढ़ेंगे। जो ईरान से आए थे, अपने इंडिया में अटैक किया था। अफ़गान जो आए थे उन्होंने अटैक किया था, वो पढ़ने वाले हैं। फिर दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, पूरी याद है, ठीक है, कैसे कैसे थी, इसमें क्या क्या। पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी आता है, फिर तुगलक आता है, फिर सैयद, फिर लोधी आता है। उनका टाइम पीरियड भी तुम्हें डेट भी याद कराऊंगी, ठीक है, टाइम पीरियड भी याद कराऊंगी, क्योंकि मुझे याद हुआ है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और ये याद नहीं होना पा रहा मुझको, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था, ठीक है। कभी मेरे को याद हुई नहीं, लेकिन मैंने ना इसको मतलब इतनी बार, मतलब इतने अच्छे से समझा है, एक्सप्लेन किया है अपने आप को। पहले मैंने खुद पे वर्क किया है, ठीक है। जब तक हम खुद पे वर्क नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। अभी मुझे पता है मैं गलतियाँ करूँगी, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसे ही अगर मैं धीरे धीरे अपने आप पे वर्क करती रहूँ, अपने आप को थोड़ा निखारती रहूँ, तो आगे जाके मैं थोड़ा सा जो है एवोल्यूट कर सकती हूँ अपने आप को, ठीक है। तो क्या है, फिर हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बाद, मतलब दिल्ली सल्तनत में क्या है हमारा, वही स्लेव डायनेस्टी पढ़ेंगे, खिलजी पढ़ेंगे, तुगलक पढ़ेंगे, सैयद पढ़ेंगे, लोधी पढ़ेंगे। फिर हम मुगल पढ़ेंगे। और मुगल में कौन कौन आता है, पहले बाबर आता है, फिर हुमायूं आता है, फिर अकबर आता है, फिर जहांगीर आता है, फिर शाहजहाँ आता है। इस तरीके से ये पढ़ लेंगे। फिर औरंगजेब आता है लास्ट में, ठीक है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे जो भी रिवोल्यूशन होता है 1857 में, क्रांति हुई थी। ये सारा हिंदी में है, बस मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश में, लेकिन एक्सप्लेन करूँगी मैं पूरा हिंदी में, ठीक है। हिंदी में बात ये है ना कि लिखने में ना हाथ दुखते हैं, मतलब अच्छा लगता है हिंदी लिखने में, लेकिन इंग्लिश में लिखने में अच्छा लगता भी है और जल्दी लिख जाता है। इसलिए मैंने हिंदी में लिखा, नोट्स हिंदी में बनाए हैं, इंग्लिश में बनाए हैं हिंदी की अपेक्षा, ठीक है। लेकिन पूरी स्टोरी हिंदी में बताऊंगी, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बात कर ली हमने, ठीक है। और अगर तुमने एनिस्टेंट की नहीं देखी तो एनिस्टेंट में मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, जाकर देख लेना। ये सब उसमें है। हिस्ट्री एंड इट्स ओरिजिन, इसका उत्पत्ति कहाँ से है हिस्ट्री की। इंडियन वैली सिविलाइजेशन यानी कि हिंद सिंधु घाटी सभ्यता भी कराई हुई है। वैदिक सभ्यता भी कराई है। महाजनपद, बुद्धिज्म, जैनिज्म, प्री जो मौर्य एम्पायर था वो भी कराया है। पोस्ट मौर्यन एम्पायर भी कराया है। गोल्डन एज, गुप्ता एज, है ना। और इंपॉर्टेंट जो भी डायनेस्टी थी वो पढ़ाई है मैंने, जैसे परमार हो गया, तोमर हो गया, सिसोदिया हो गया, सैन हो गया, ठीक है, राष्ट्रकूट, चोल, चंदेल, सब इसमें इंक्लूड है। आर्ट एंड कल्चर, साउथ इंडिया, सब कराया है। फॉरेन ट्रेवल्स एंड एंशिएंट टाइम, सब चीज़ मैंने करा दिया, ठीक है। अब चलो मिडाइवल हिस्ट्री पे। देखो क्या था, जब हमारी पृथ्वी, थोड़ा सा पहले एनिसेंट में चलते हैं, ठीक है। एनिसेंट से फिर आते हैं मिडाइवल की ओर। तो एनिसेंट में क्या था, सबसे पहले क्या आती है हमारा, सबसे पहले आता है हमारा कौन सा, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। मतलब जो 3 पार्ट में डिवाइड था, पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, ठीक है। ये सब आता है। फिर कौन सी आती है हमारी, सिंधु घाटी सभ्यता आती है। फिर आती है हमारी वैदिक सभ्यता। फिर थोड़े से वो आते हैं क्या, हमारे धर्म आते हैं, शैव मतलब पहला आता है कौन सा, जैन धर्म आता है, फिर बौद्ध धर्म आता है, फिर शैव धर्म आता है ना। इस तरीके से ये सब धर्म वगैरह आते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, मगध राज्य आता है, ठीक है। मेरे मगध राज्य में जो भी शासन करते हैं, कौन कौन शासन करते हैं, ये आते हैं, हरेक वंश आता है ना। शिशुनाग वंश आता है हमारा। फिर नंद वंश आता है। फिर नंद वंश का लास्ट शासक होता है नंदीवर्धन, उसको मतलब नंद वंश का लास्ट शासक होता है कौन, घनानंद, उसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। फिर जो है मौर्य साम्राज्य के बाद हमारा कौन सा वंश कौन आता है, हमारा आता है पुष्यमित्र शुंग, जो करता है ब्राह्मण वंश की स्थापना, ये आता है। फिर और भी ऐसे चलते रहते हैं। तो अब जो है लास्ट में क्या होता है, फिर चलता है हमारा वो, फिर सिकंदर आता है हमारा भारत में, सबसे पहले अटैक करता है सिकंदर।
तो अब सिकंदर से ही उठा लेती हूँ मैं यहाँ पे पॉइंट। अब सिकंदर से चलते आगे। अगर क्वेश्चन ये आए कि पहले इंडिया पर अटैक किसने किया था, तो किया था 326 AD में सिकंदर ने, है ना। 326 AD में सिकंदर ने अटैक किया था नॉर्मल वाला। लेकिन अगर पूछे लगे मुस्लिम अटैक किसने किया था, ठीक है, तो वो मुस्लिम अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 AD में। अब पढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम कौन था। देखो जो ये मोहम्मद बिन कासिम था ना, ये ईरान से आ रहा था, ठीक है, ये ईरान से आया था। जो अपने इंडिया में अटैक कर रहे थे ना, हमारा जो इंडिया था ना उस समय बहुत ज़्यादा फ्लरिश था, यानी कि इसके अंदर मसाले, सोने की चिड़िया बोलते थे अपने इंडिया को, क्योंकि मसाले बोलते थे बहुत सारे इस टाइम पे यहाँ पे इंडिया में। तो इसलिए जो है जो भी ईरान के अफ़गान के लोग थे ना, जो रूलर थे, ये सोच रहे थे कि हम इंडिया में जाएँ और यहाँ से धन लूट पाट करके लेके जाएँ, ठीक है। ये ना इनका मेन बस ऑब्जेक्ट ये था कि बस इंडिया में आना है और यहाँ से सामान लूट वूट कर जो भी सामान है ना यहाँ से लेके जाना है। इनका ये नहीं था ऑब्जेक्टिव कि हमें आके इंडिया में बसना है। ये बसने वाला सिस्टम कब स्टार्ट हुआ बताऊंगी वो भी, लेकिन अभी बताऊंगी। सिर्फ ये आ रहे थे और लेके जा रहे थे। इस सिस्टम को बोलते हैं हम गोरिल्ला वॉर पद्धति। ये लिखा ना यहाँ पे गोरिल्ला वॉर पद्धति। इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया में आना, धन लूट के बस लेके चले जाना अपने साथ, ठीक है, ये होता है गोरिल्ला वॉर पद्धति। तो ये कौन यूज़ कर रहे थे इस पद्धति को, ईरान और जो अफगान से आ रहे थे। तो ईरान से कौन आया था हमारा, ईरान से आया था मोहम्मद बिन कासिम। इसको किसने भेजा था, ये आता है 712 AD में आता है, अपने इंडिया पर अटैक करता है, ठीक है, मुस्लिम अटैक सबसे पहले ये करता है 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम। और इसको भेजता है कौन, जो ईरान का खलीफा होता है, कौन होता है, अल हजाज होता है। हु वॉज खलीफा ऑफ ईरान, ईरान का खलीफा होता है अल हजाज, ठीक है। अल हजाज जो है मोहम्मद बिन कासिम को कहता है कि जा तू इंडिया में जा और वहाँ पे ना इंडिया से ना सारे मसाले लेके आ, है ना। और ये तो फिर ये मान जाता है कि चलो मैं इंडिया पर अटैक करने जा रहा हूँ। तो जब ये अटैक करता है तो उस समय सिंध, ठीक है, जो कि पंजाब में है आज, ठीक है, तो वहाँ पर जो है थोड़ी सी गलती कर सकती हूँ, कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी, ठीक है, लेकिन पूरी स्टोरी समझने की प्रयास कर रही हूँ, ठीक है बस। तो क्या होता है, तो जो सिंध है ना, वहाँ पे उस समय अपना इंडिया का प्रांत था ये सिंध। तो ये सिंध में यहाँ पे किसका शासन चल रहा था, दाहिर का, राजा दाहिर थे यहाँ पे। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ले लेती हूँ, एक सेकेंड रुको। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक मान लो यहाँ पे सिंध था, ठीक है, पंजाब में, यहाँ पंजाब है ना इस साइड में, तो यहाँ पे ये पंजाब है। यहाँ पे शासन चल रहा था किसका, राजा दाहिर का। कौन थे यहाँ पे, दाहिर थे। पैन में नहीं चल रहा मेरा, एक सेकेंड रुको, दूसरा ले लेने दो मुझे। कौन थे आगे, सिंध के थे कौन, दाहिर थे। ये हमारा है क्या, ये है पाकिस्तान और इसके ऊपर था अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये अफगान से आया कौन, मोहम्मद बिन कासिम 712 AD में आया। किसने भेजा था इसको, अल हजाज ने इसको भेजा था, ठीक है। और ये जब अटैक करता है सिंध पे, तो जो राजा दाहिर होता है ना, ये उस टाइम में पावरफुल होता है इंडिया में बहुत ज़्यादा, ठीक है, ओके। तो ये उस समय बहुत ज़्यादा क्या होता है, पावरफुल होता है। तो ये जो है मोहम्मद बिन कासिम को वापस जो है भगा देता है, ठीक है। अब क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम तो चला गया अटैक कर आके, ठीक है। अल हजाज के पास जाके कहता है कि मैं नहीं जा रहा अब इंडिया, आप चले जाना, तुम्हें जाना है तो, क्योंकि वहाँ तो जो राजा दाहिर है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हरा के उन्होंने मेरे को भेज दिया, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, एम्बेरसमेंट हो रही है, ठीक है। बस उसके बाद क्या होता है, फिर अभी कुछ पढ़ लेते हैं। ये हमें ये स्टोरी में तुम्हें बता रही हूँ कहाँ से पता चली है हमें हिस्ट्री के बारे में। ये पता चलती है हमें, चचनामा एक बुक है जिसके अननोन राइटर है, पता नहीं किसने लिखी है वो राइटर, मतलब बुक वो पता नहीं किसने लिखी है। बस ये पता है कि हमें चचनामा लिखी थी। चचनामा जो है बुक है एक, जो कि सिंध के अटैक के बारे में बताती है हमें। सिंध पर अटैक कौन करता है, हमारा मोहम्मद बिन कासिम करता है 712 AD में। और ये पता चलता है हमें चचनामा बुक से, जो कि जिसका राइटर कौन है पता नहीं, ठीक है। और सिंध के राजा कौन थे, हमारे दाहिर थे, पढ़ लिया हमने। बस देख लो इंग्लिश में लिखा है, लेकिन सारी बात हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इससे जो है बाइलिंगल दोनों चीज़ें में बात कर रही हूँ मैं, और दोनों बच्चों को तुम्हें, ठीक है, पता चल जाएगा। अब देखो, अब पूछने लगे अगर सेकंड इन्वेडर कौन था मुस्लिम, तो वो था महमूद गजनवी, यानी कि सेकंड जो मुस्लिम आक्रमणकारी था वो कौन था, वो था हमारा महमूद गजनी। अब ये कौन था महमूद गजनवी, ये भी यहीं का था, ये भी जो है अफ़गान का था, ठीक है। ये भी अफ़गान से आया था, वो तो आया था ईरान से, सॉरी वो ईरान से आया था, जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत समझा दिया, वो ईरान से आया था, ईरान इससे भी ऊपर कहीं होगा, ठीक है, ईरान से आया था। लेकिन अब आता है ये गजनवी, ये आता है यहाँ से, ठीक है, गजनवी यहाँ से आता है। जो गजनी आता है, देखो जो मोहम्मद बिन कासिम आता है वो तो आता है ईरान से, अल हजाज इसको भेजता है, ठीक है। और जो गजनी आता है वो आता है यहाँ से, जो कि कौन भेजता है गजनवी को भेजता है कौन, जो इसका पापा होता है कौन, गजनी के सुबुक्तगिन, ठीक है। सुबुक्तगिन इसके पापा होता है, गजनी के भेजता है कि जा, पहले तो जो ईरान का वो था ना कौन, मोहम्मद बिन कासिम, वो गया था इंडिया में लूट के, मतलब इंडिया में लूटने के लेके गया था, मतलब लूटने के लिए गया था इंडिया को, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, वो हार गया, पर तू तो ट्राई कर, क्या पता तू लूट के लेके आ जाए और दाहिर को हरा दे, है ना। इन्होंने ये कहा, इसको किसने कहा, ये कहा सुबुक्तगिन ने, जो कि गजनी के पापा थे। तो अब ये भी जो है अटैक करता है। अब ये तो थोड़ा सा पावरफुल था, जो गजनी था ना ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इसने क्या करा, इसका टाइम पीरियड क्या था, 998 से लेकर 1030 तक इसका टाइम पीरियड चला, ठीक है। जब ये गद्दी पर बैठा तो 998 998 से लेके
1030 तक इसका शासन चल रहा था। अब इसने इस टाइम में ना, यहाँ से लेके इसने इस तक अपने इंडिया पे 17 बार अटैक किया है। कितने? 17 बार अटैक किया है। किसने? महमूद गजनवी ने। ठीक है, ये यहाँ पे देखो, ये रे फादर कौन थे इनके? सुबुद्दीन के पापा थे। ठीक है, जो कि अफगान के कौन थे? अफगान जो कि किंग गजनी था। अफगान में जगह कौन सी? गजनी, जो कि वहाँ के कौन थे? किंग थे ये सुबुद्दीन। किसके? महमूद गजनवी के पापा थे ये। इन्होंने कहा था कि जा इंडिया में अटैक कर। तो इनका टाइम पीरियड क्या है? 998 से लेकर 1030 तक इनका टाइम पीरियड है, शासन किया था इन्होंने। और इसी टाइम में 1001 से लेकर 1027 तक 17 बार अटैक कर दिया। किसने? महमूद गजनवी ने। अब देखो, सबसे पहले अटैक करता है ये कहाँ पे? पंजाब पर अटैक करता है। फिर देखो यहाँ पे लिख के जल्दी रिवाइज होती है बस, उसको और कुछ नहीं। 1001 में करता है कहाँ पे? पंजाब पे। ठीक है, फिर 1004 में करता है कहाँ पे? मुल्तान पे। फिर 1008 में करता है कहाँ पे? अभी मुझे यहाँ पे याद नहीं आ रहा। 1027 में 25 में करता है सोमनाथ के टेम्पल पे, जिसमें से 700 मन सोना लूट के लेके जाता है और 1200 मन चांदी लूट के लेके चले जाता है। ठीक है, और 1027 में करता है जो जाट कम्युनिटी है, ठीक है, उनसे लड़ाई होती है इसकी, जाट कम्युनिटी से। फिर 1030 में जो है यहाँ से हार जाता है। ठीक है, और वापस लौट के अपने अफगान चले जाता है, गजनी में ही। और फिर यहाँ पे 1030 में इसकी गजनी जाके ही डेथ हो जाती है। ठीक है, और 1008 में चलते कि यहाँ पर अटैक किया जाता है। देखो, 1001 में पंजाब पे अटैक किया, 1004 में मुल्तान पर अटैक किया, 1018 में मथुरा पे, 8 नहीं यहाँ पे 18 था ये, सॉरी 18 है। 1018 में इसने मथुरा पर अटैक किया था। फिर 1025 में इसने सोमनाथ के टेम्पल पर अटैक किया था। अब देखते हो सोमनाथ के टेम्पल की कुछ घटना बताती हूँ क्या था। ये सोमनाथ का टेम्पल था ना, यहाँ पे क्या था? शिवलिंग थी। वो शिवलिंग चल रही थी, मतलब वो शिवलिंग जो है थोड़ी सी ना उठी रहती थी और वो ना हिलती थी। ठीक है ना, ऐसा लगता था जैसे कोई यहाँ पे ना मायावी शक्ति हो। तो जो यहाँ के जो इसके जासूस थे, किसके? महमूद गजनी के जो जासूस थे ना गजनवी के, वो बोलते हैं कि वो बताते हैं जाके कि गजनवी वहाँ तो ना जो शिवलिंग है ना वो हिल रही है, कुछ वहाँ पे ना जादू शक्ति है। तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाओ ना, जो वहाँ का पंडित है ना उसको ना थोड़ा सा ना बहलाओ फुसलाओ, है ना, परसुएड करो मतलब उसको। और अगर वो कुछ बताता है ना तो उसको बोल देना, अगर वो कुछ ना बताए ना तो उसको बोलना कि हम तुम्हें ना लूट का इतना % देंगे। ठीक है, तो वो पूछता है जाकर पंडित से, कहता है कि हमें यहाँ का ट्रिक वगैरह बताओ, क्यों ये हिल रही है, कि यहाँ पे कुछ शक्ति वगैरह है या नहीं। तो पंडित था ऐसा वो कि उसने जो है उनकी बातों में आ गया और उसने मतलब लालच खा लिया उसने, लालच। ठीक है, और जो है उसको बता दिया कि नहीं, ये तो जो यहाँ पे ना हमने मैग्नेट लगाई हुई है, मैग्नेट चुंबक लगाई हुई है, और चुंबक के कारण जो है शिवलिंग ना ऊपर नीचे होती है, यानी कि ये हिल रही थी इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे कोई शक्ति वगैरह नहीं है। तो बस ये बात पता चलती है कि इसको गजनवी को, और जाके ये 1025 में सोमनाथ के पर अटैक कर देता है और मंदिर जो भी है मंदिर है यहाँ का, सोना वोना चांदी वांदी लेके चल जाता है। कितने? 700 मन सोना और 1200 मन चांदी लूट के लेके चल जाता है। और एक मन में 40 किलो होते हैं, बस अपना आप हिसाब लगा लेना कितना सोना लेके इतनी चांदी लेके था। ठीक है, बस फिर सोमनाथ का टेम्पल लूट लेने के बाद फिर क्या होता है? 1027 में अटैक करता है ये अगेंस्ट जाट कम्युनिटी। जो जाट कम्युनिटी होती है ना, इनके अगेंस्ट में वो करता है ये। फिर जो जाट तो हरामी है पहले से ही, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो कि इनको जो हरा दिया, किसको? गजनवी को। अब जो है ये जब ये हार गया तो ये इसे अपने वापस जाना पड़ा, कहाँ? अफगान में ही, गजनी में ही जाना पड़ा इसको। और अब जो है ये इसकी यहाँ पे 1030 में क्या हो गई? डेथ हो गई। अब 3 क्वेश्चन ऐसे क्या बनते हैं कि सबसे पहले अटैक किसने किया था इंडिया में? सिकंदर ने किया था 326 AD में। लेकिन अगर फर्स्ट मुस्लिम अटैक किसने किया था? वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 AD में। और सब 17 बार अटैक करने वाला, ठीक है, सेकंड इन्वेटर कौन था? तो वो कौन था हमारा? वो था हमारा महमूद गजनवी। ठीक है, बस ये था, ये बात क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बस। और एक ये आ सकता है सोमनाथ पर अटैक कब किया था, तो ये याद है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो किताब उल हिंद ये लिखी थी हमारी अल-बरूनी ने। ये अल-बरूनी कौन था? ये कंटेम्प्रेरी था। कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन। जब महमूद गजनवी का शासन चल रहा था ना, तो उस समय ये इसका भी शासन, मतलब ये भी कहीं ना कहीं मतलब था, मतलब ठीक है, इसके शासन काल में ही अल-बरूनी। तो इसने उस टाइम में बुक लिखी थी, कौन सी? किताब उल हिंद इसने पुस्तक लिखी थी, जिससे हमें पता चलता है कि अच्छे इसने इतने अटैक किए हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें पता चलता है किताब उल हिंद से। किसके? महमूद गजनवी के बारे में। और चचनामा से किसके बारे में पता चलता है? सिंध के बारे में और इसके बारे में, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। ठीक है, बस अब आगे चलते हैं। जब ये महमूद गजनवी का जब टाइम पीरियड चल रहा था, अटैक कर रहा था, तो उस समय कौन कौन से राइटर फेमस थे? तो वो थे अल-बरूनी, जिसने किताब उल हिंद लिखी थी। दूसरे थी फ़ारूकी, फिरदौसी, उतवी और सिस्तानी। अल-बरूनी, फ़ारूकी, फिरदौसी, उतवी और सिस्तानी। अब आगे चलते हैं, ये कौन है हमारे? तीसरा अटैक किसने किया था? पहला किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, दूसरा किया था महमूद गजनवी ने, अब तीसरा अटैक किसने किया है? मोहम्मद गोरी ने। अब ये गोरी कौन था? ये भी था, देखो मैंने क्या बोला था, ये अपना इंडिया है। पहले ईरान से आया कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। फिर अफगान में एक जगह है, कौन सी? गजनी जगह है,
ठीक है। यहाँ से गजनी से कौन आया था? महमूद गजनवी आया था। फिर अफ़गान में एक जगह है घोर, कौन सी जगह है? घोर है, घोर GHOR घोर है जगह। यहाँ से आता है कौन? मोहम्मद गोरी। अब ये जो ये है ना मोहम्मद जो गोरी है, ठीक है, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं अभी, फिर बाद में बताते हैं इसको क्या होता। जो ये मोहम्मद गोरी है ये क्यों आया, किसने इसको भेजा? ये खुद नहीं आ रहे थे, इनको ना कोई ना जो इनके पीछे था, जो भी बुड्ढे सुड्ढे थे, ये भगा रहे थे इनको कि तू जा इंडिया में, मैं बच जाऊँगा, अगर तुझे कुछ हुआ तो तुझे मतलब अगर तू लूटने जा रहा है इंडिया को, अगर तू तेरी डेथ हुई तो तेरी हो जाएगी, मैं तो बच जाऊँगा। पर ये इनको भेज रहे थे, मतलब ठीक है, ऐसा था सिस्टम। देखो तो जो मोहम्मद गोरी है ये कौन था? ये अफ़गानिस्तान के घोर से था, ठीक है। अफ़गानिस्तान के घोर में उस समय किसका शासन चल रहा था? कुतुबुद्दीन काकी का शासन चल रहा था। अब ये तो 60 साल का बुड्ढा था, मान लो 60 साल का था, तो इसकी एज हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसके पास तो लड़ नहीं सकती थी नहीं थी सारी। ये भी कहता है कि भाई देखो पहले तो मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में गया है ना, अब फिर गजनवी भी चला गया, अब तू यहाँ पे क्या कर रहा है गोरी? तू भी जा ना अपने इंडिया से धन लूट के आ। वो तो देख सोमनाथ के मंदिर भी लूट के लेके आया है ना। सिंध उसने तो पंजाब भी लूट लिया, मुल्तान भी लूट लिया, मथुरा भी लूट लिया है ना। जाट के खिलाफ ही उसने विद्रोह करा था। देखिए उसने कितने सारे काम किए, तो तू क्यों बैठा है यहाँ पे? तो एक काकी बोलता है कि जा गोरी तू भी जा, है ना। तो इस गोरी का नाम पहले क्या होता है? जो ये 60 साल का ये होता है ना कुतुबुद्दीन काकी, इसकी तो एज हो जाती है, कहता है कि ये ऐसा तो जाएगा नहीं, क्योंकि मना करता है, कहता है क्या पता मैं हार जाऊँ। गोरी बोलता है मैं हार जाऊँगा नहीं, मैंने जा रहा अंकल, है ना, चाचा होता है इसका, इस तरह से मान लो ये, ठीक है। तो ये बोलता है कि नहीं मैंने जाऊँगा। तो ये क्या करता है, ये ना इसको क्या करता है, शासन इसके हाथ में देता है कि तू तू संभाल यहाँ का शासन, ठीक है। और अब मतलब तेरा है ये घोर, अब तुझे जो अपने घोर के लिए जो करना है ना कर, ठीक है ना। क्योंकि ये उस समय क्या थे, मतलब विकासशील थे, मतलब इनके पास कुछ था नहीं, मतलब ऐसे मान लो एकदम गरीब से थे बेचारे। तो सोच रहे थे अपने इंडिया से धन वन लूट के लेके चले जाए। तो ये इसका नाम था उस समय, इसका गोरी का नाम क्या था उस समय? मोहम्मद बिन सांग था। काकी ने मोहम्मद बिन सांग को शासन हाथ में दे दिया, और जब ये शासन पे बैठ जाता है, मतलब शासन चलाने लग जाता है, तो अपना नाम रखता है कौन सा? मोहम्मद गोरी। अपना कौन सा नाम रखता है ये? मोहम्मद गोरी से अपना नाम रखा। और फिर अब भाई इसका शासन हाथ में आ गया, तो सोचता है कि भाई मेरे हाथ में शासन है ना, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये हवा हवा में ही 1175 पे अपने इंडिया में ही, मतलब ऐसे ही, मतलब अपने इंडिया में नहीं, बस मुल्तान पर अटैक करता है। तो उस समय मुल्तान में किसका शासन चल रहा होता है? मूलराज द्वितीय का, ठीक है। अब मूलराज द्वितीय को ये हरा के ना गोरी अपने आप को बड़ा वो मान लगा था, तो नहीं मैंने कितना बड़ा काम कर दिया, ठीक है। तो ये गोरी जो है 1175 पे बैटल ऑफ मुल्तान होता है हमारा, जिसमें मूलराज द्वितीय डिफीटेड बाय गोरी। गोरी जो है क्या करता है, मूलराज द्वितीय को हरा देते हैं। फिर इसीलिए ही हवा में इस तरह सोचता है कि भाई मैं तो जीत गया, अगर अगला अटैक फिर से करता हूँ, क्या पता दूसरे में जीत जाऊँ। तो ये 1178 में फिर से अटैक करता है। कहाँ पे करता है ये? माउंट आबू, जो कि राजस्थान में एक जगह है, अपने इंडिया में करता है अटैक, ठीक है। यहाँ पे चल रहा होता है भीमदेव द्वितीय का शासन। ये तो बड़े पावरफुल थे उस समय। तो भीमदेव जो द्वितीय थे, ये जो है गोरी को हरा देते हैं। अब ये बेचारा गोरी डर के मारे वापस अपने काकी के जाके कदम में बैठ जाता था, मैं नहीं जाऊँगा अब इंडिया, मैं तो हार गया। वो तो भीम द्वितीय तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पावरफुल है, मेरे को हरा दिया उसने, मेरी बेइज्जती हो गई, मैं नहीं जाऊँगा इंडिया में। तो ये अपने अब घोर में ही शासन चला रहा होता है कौन? गोरी, ठीक है। लेकिन अब इस गोरी को बुलाता कौन है? वो है जयचंद की औलाद, ठीक है। जयचंद ही है वो मेंटल, ठीक है, इससे बुलाता है ये गोरी को। यहीं से ही हुई है सारी जो शुरुआत हुई है वो सारी यहीं से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो चल अब इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके। तो अभी जो है पहले हम कुछ पढ़ ले, हाँ नहीं बताती हूँ अभी स्टोरी, अब इसको मत पढ़ो, यहाँ से स्टोरी बताती हूँ तुम्हें। ये मेरी बहन की कॉपी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे है दिल्ली। पहले दिल्ली का नाम क्या था? दिल्ली का था। ये था अजमेर, ये कन्नौज है, सॉरी कन्नौज, और ये हमारा क्या? अजमेर। देखो जो दिल्ली में ना किसका शासन चल रहा था? सोमेश्वर चौहान का, ठीक है, सोमेश्वर चौहान का शासन चल रहा था। कन्नौज में चल रहा था जयचंद का, और अजमेर में चल रहा था आनंदपाल का, ठीक है। अब ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। भाई दिल्ली में सोमेश्वर चौहान का शासन चल रहा था, ये तो बहुत बड़े पावरफुल शासक थे दिल्ली के, ठीक है। और जो अजमेर के जो आनंदपाल थे ना, इन दोनों की दोस्ती बड़ी घनिष्ठ थी, मतलब बहुत ज़्यादा पक्की दोस्ती थी इनकी, आपस में आना जाना लगा जाता, मतलब चलता रहता था इनका आना जाना। लेकिन जो जयचंद था ना, ये बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, कहता था कि भाई ये तो आपस में जाते रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी दोस्ती इनकी इनसे थी, आनंदपाल से। तो ये क्या इनसे कहता है कि जो जयचंद के पास एक कोई इंसान होता है, बोलता है, भड़काता है कि तुम ना एक काम करो, इसको बोलो आनंदपाल को कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, और उसको जो है चीट करके उसको दिल्ली को जीत लो। इनकी आपस में चल रही है अब, ठीक है।
कि ये सोच रहा है कि मैं दिल्ली को जीत लूँ और मतलब मैं दिल्ली भी मेरी हो जाए, ठीक है, और अजमेर भी फिर मेरा हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये आनंदपाल कमज़ोर सा था, ठीक है। लेकिन ये जो है इसकी बात नहीं मानता, ठीक है। अब इन दोनों की दोस्ती पक्की पक्की चल रही होती है, किसकी, सोमेश्वर चौहान की और आनंदपाल की। लेकिन अब देखो बात कहाँ से स्टार्ट हुई लड़ाई की। जो ये आनंदपाल है ना अजमेर के, इनकी लड़की होती है कौन, कर्पूरी। कौन होती है, कर्पूरी होती है इनकी लड़की। और सोमेश्वर चौहान होते हैं जवान उस समय, बस ये थोड़े से बुजुर्ग होते हैं। इन सोमेश्वर चौहान इनकी लड़की को जो है करते हैं पसंद, और जयचंद भी इनकी लड़की को करते हैं पसंद, ठीक है। और जो ये आनंदपाल होते हैं, इनकी जो कर्पूरी लड़की होती है, इनको जब ये रिश्ता लेके आते हैं कि मुझे जो है मुझे इससे क्या है, मैं बोल रही थी ना कि एक इंसान होता है इनके पास, कहता है कि इनसे दोस्ती करो, इनसे हाथ बढ़ाओ, अगर तुम्हारी ये कब्जे में आ गए तुम्हारे पास अपना आप दिल्ली आ जाएगी, ठीक है। तुम ये बोलता है कि जाओ तुम ना कर्पूरी से जाकर रिश्ते की बात करो, अगर कर्पूरी तुम्हारे हाथ में आ गई तो तुम दिल्ली को भी अजमेर को भी अपने हाथ में ले लोगे। तो ये करता है, जयचंद जाता है कर्पूरी के पास, आनंदपाल से कहता है कि मुझे तुम्हारी लड़की पसंद है, अगर रिश्ता देना तो दो, मतलब दो। तो ये कर्पूरी कहती है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, ठीक है। तो कर्पूरी इसको रिजेक्ट कर देती है। और जब थोड़े दिन बाद सोमेश्वर चौहान आते हैं रिश्ता लेके, तो ये सोमेश्वर चौहान को पसंद करती है पहले से ही, क्योंकि इनका आने जाना लगा रहता था पहले से ही, ठीक है। तो इसलिए तो ये जो है इनका जो है कहानी नहीं बता रही, ये स्टोरी रियल है, ठीक है। तो ये जो है इनका कर्पूरी से सोमेश्वर चौहान की शादी हो जाती है। और इनका ये बात पता चलती है जयचंद को, अच्छा मुझे तो उसने रिजेक्ट कर दिया और सोमेश्वर चौहान को उसने पसंद कर लिया, ठीक है। तो ये जयचंद चिढ़ता है, कहता है पर कोई क्या बात नहीं, मेरा लक है। चुपचाप बैठ रहा था जयचंद जब तक तो। लेकिन अब लड़ाई कहाँ से स्टार्ट होती है देखो। सोमेश्वर चौहान और जो कर्पूरी की शादी हो गई, इनका एक लड़का होता है कौन, पृथ्वीराज चौहान। कौन होता है एक लड़का, एक लड़का होता है पृथ्वीराज चौहान, जिसका नाम राय पिथौरा भी होता है, ठीक है। हाँ, और पृथ्वीराज तृतीय भी होता है इसका नाम। पृथ्वीराज चौहान का राय पिथौरा भी होता है नाम, और पृथ्वीराज तृतीय भी होता है इसका नाम, ठीक है। और अब पढ़ लेते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, ठीक है। नहीं, हाँ पहले पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ लो। तो पृथ्वीराज चौहान कौन था बताते मैंने तुम्हें, सोमेश्वर चौहान और कर्पूरी का लड़का कौन हो गया, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। इसका नाम था पृथ्वीराज तृतीय और राय पिथौरा, रियल नेम। इसकी डायनेस्टी कौन सी थी, वो थी चहमना डायनेस्टी का था कौन, पृथ्वीराज चौहान। रूल कौन सा था इसका, शपथ लखा इसका रूल था, ठीक है, शासन, ठीक है। और फादर और मदर का नाम क्या था, सोमेश्वर चौहान और कर्पूरी। और जो उनके फेमस पेंटर थे ना पृथ्वीराज चौहान के, कौन थे वो, अनिरुद्ध थे। अब इसका नाम बताऊंगी कौन है अनिरुद्ध। पोइट फ्रेंड, इसके फ्रेंड भी थे और कवि भी थे, कौन, चंद बरदाई, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कौन सी, पृथ्वीराज रासो। अब फिर से चलते हैं यहीं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज, अभी पृथ्वीराज चौहान बड़े हैंडसम थे, ठीक है। और इनको ना उस समय बहुत कम लोग ही ना शब्द भेदी वाहन विद्या ये जानते थे। शब्द भेदी वाहन विद्या क्या होती है, मतलब चाहे तुम आँख बंद कर लो, पर तुम्हें जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, मेरी बात को सुन के केयरफुली तुम उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके तुम जो है तीर कहीं भी निशाना लगा सकते हो। ये इनको आती थी पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है। तो एक पार्टी हो रही होती है ना, एक पार्टी मान लो ये पार्टी हो रही है यहाँ पे। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज और पृथ्वीराज के कुछ दोस्त पहुँच जाते हैं पार्टी में। और अब जयचंद ऐसा है नहीं कि जयचंद ऐसी है अभी कवारे इतने बुड्ढे होने वाले, वैसे भी है, इनकी शादी हो जाती है इनकी भी, ठीक है। इनकी भी एक लड़की होती है कौन, संयोगिता इनकी लड़की होती है। तो वो संयोगिता भी पार्टी में आती है, ठीक है। और पृथ्वीराज भी पार्टी में आ गए हमारे। तो ये पृथ्वीराज चौहान देख के इग्नोर करते हैं संयोगिता को, और संयोगिता भी देख लेती है। तो संयोगिता पूछती है कि भाई इनके पास इतनी भीड़ क्यों है, क्यों सेल्फ ले लोग बाग इतने। तो ये बोलते तुम्हें पता नहीं, ये ना सोमेश्वर चौहान इतने बड़े पावरफुल है, दिल्ली के शासक हैं, उनके बेटे हैं और उनको सब वाहन विद्या भी आती है। तो ये संयोगिता बड़ी इंप्रेस होती है ना। तो ये घर जाके डूबे जाते ख्यालों में अपने, ठीक है। तो इनका अब जो है क्या होता है कि इनके जो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबार में कौन थे, पेंटर अनिरुद्ध, है ना, पेंटिंग करते थे ये। तो पेंटर का काम क्या था उस समय कि पेंटिंग करना, और जो एक पेंटिंग तो जो मतलब उन्होंने 2 पेंटिंग बनाते थे। एक तो पेंटिंग बना के उनको दे दी, और एक पेंटिंग जो है एग्जाम्पल के लिए, सैम्पल के लिए मतलब अपने पास रखते थे, ताकि दूसरों को दिखाऊं कि देखो मैंने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है वहाँ की, तुम भी बना लो, अच्छी लगेगी, ठीक है। तो ये अनिरुद्ध क्या है, पृथ्वीराज चौहान की पेंटिंग बनाते हैं, और एक पेंटिंग चले जाते हैं लेके कहाँ पे, जयचंद के यहाँ पे, आज कन्नौज आ जाते हैं। तो कन्नौज में जाके बोलते हैं जयचंद को कि जयचंद जी पेंटिंग बनवा लो। जयचंद बड़े गुस्से में होते, कहते हैं कि मुझे नहीं बनानी पेंटिंग, जाके तुम जो फीमेल वाला सेक्शन है ना वहाँ पे जाओ, वहाँ पे देखो कि कोई किसी को बनवानी होगी। तो जो ये आ जाते हैं महिला वाले सेक्शन में। तो जो ये होती है इनकी लड़की संयुक्ता, कहती है दिखाना ये पेंटिंग किसकी है। तो ये समझ जाती है, तो अच्छा पृथ्वीराज चौहान की है। तो ये कहती है अच्छा तुम ये पेंटिंग मुझे दे दो, और एक पेंटिंग मतलब मेरी बनाओ, और एक पेंटिंग अपने साथ लेके चल जाना, उनको दे देना। तो वो अनिरुद्ध ऐसे ही करता है, ठीक है, लेके चल जाता है एक पेंटिंग। तो बस इनकी ऐसी पृथ्वीराज चौहान की और इनकी
बातचीत जो है चलना स्टार्ट हो जाती है। उस समय टेलीफोन मोबाइल फ़ोन कुछ था नहीं, व्हाट्सअप चैट वगैरह तो थी नहीं उस समय। तो ये जो है एक उस समय कबूतर वगैरह थे ना, वो उनसे उनके थ्रू ही जो है इन्होंने लेटर वेटर स्टार्ट करे। तो ये पृथ्वीराज चौहान जो है लेटर लिखता है इसको संयोगिता को, लेकिन वो कबूतर कहाँ फेंक देता है, जयचंद की वाइफ को मिल जाता है वो लेटर। और जयचंद की वाइफ बोलती है जयचंद को, देखो तुम्हारी लड़की क्या क्या काम कर रही है। अब जयचंद को पढ़ के लेटर गुस्सा आता है, संयोगिता को खूब ठोकते हैं पीटते हैं, है ना। फिर इनके लिए स्वयंवर का वो करते हैं, सभा रखते हैं कि तुम्हें स्वयंवर देखना है और तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी। तो संयोगिता बताती है कैसे ना कैसे कि पृथ्वीराज चौहान को कि देखो मेरे पापा शादी कर रहे हैं मेरी, जल्दी से यहाँ से आओ, जल्दी लेके चल जाओ। तो पृथ्वीराज चौहान कहता है तू डर मत, मैं तुझे चुटकी में गायब कर दूंगा, है ना। तो पृथ्वीराज चौहान जो है ना मतलब आते हैं इस तरीके से, मतलब सब जब वो आते हैं ना तो धुआं धुआं रहता है और संयोगिता को लेके चले जाते हैं। बस जयचंद का गुस्सा हो गया बहुत पारा हाई कि हो सकता है कि एक तो ये इसने मेरी जो जिसे मैं पसंद करता था कर्पूरी को, इसके बाप तो वो ले गया मेरी लड़की, मतलब जो मेरी वाइफ होने वाली थी वो, ठीक है। अब इसने मेरी लड़की भी ले गया, मतलब मेरे पास कुछ छोड़ा ही नहीं। इसे गुस्सा आ गया जयचंद को। अब जयचंद ने क्या करा, जयचंद कहता है, जयचंद को याद आती है वो वाली बात, अच्छा एक बार गौरी ने अटैक किया था माउंट आबू में भीमद्वितीय से, चलो उसी को बुलाता हूँ गौरी को, है ना। तो जयचंद लिखता है लेटर कहाँ पे, काकी को। जयचंद जो है ना ये कन्नौज का, ये लिखता है यहाँ पे अफगान में जो यहाँ पे वो था ना गौर का शासन चल रहा था, किसका, काकी का। तो ये लिखता है जयचंद कहता है इसको लेटर लिख के कि काकी अटैक कर इंडिया पे, मैं तेरे साथ दूंगा, है ना। और तू ये जो है दिल्ली पर अटैक करे सबसे पहले। तो ये काकी कहता है फिर से गौरी को, जा बेटा गौरी अटैक करके कर इंडिया में। तो गौरी कहता है मैं नहीं पापा, मतलब उसके अंकल पंकल जो भी होगा वो था काकी, मुझे पता क्या है एग्जैक्टली, बस पता है कि काकी बोलता था उसको लड़ाई करने के लिए, जाने के लिए, अटैक करने के लिए। तो गौरी कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं फिर से हार जाऊँगा। तो वो कहता है एक बार जाके तो देख, हार गए तो कोई बात नहीं, है ना। तो उसी लिए 1191 में हिसाब देख लो, 1178 से अब वो कब आया अटैक करने के लिए गौरी, 1191 में आया है, ठीक है। किसके कहने पे, जयचंद के कहने पे आता है ये। और बैटल ऑफ तराइन का युद्ध होता है कब, 1191 में, किसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में, मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। जीतता कौन है, पृथ्वीराज चौहान जीतता है, क्योंकि इसके पापा उस समय जिंदा होते हैं, क्योंकि इसके पापा भी साथ देते हैं इसका भी, पृथ्वीराज चौहान का। फिर ये हार के भाग जाता है कौन, गौरी फिर से भाग गया, गौर भाग जाता है कौन, गौरी हमारा वापस से। अब फिर जयचंद फिर से कहता है कि तुम आओ, अब की बार कहता है कि अच्छे फिर से चला गया। तो ये कहता है अब की बार इसको थोड़ी सी बड़ी डील रखता है ये कन्नौज का शासक। जयचंद कहता है कि तू इंडिया में अटैक कर फिर से, और अब की बार तू अटैक करेगा ना तो दिल्ली तेरी हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। दिल्ली में आके तू बस जाना, ठीक है। पहले तो क्या हो रहा था, जब ये अफगान ईरान जो आ रहे थे गोरिल्ला वॉर पद्धति का यूज़ कर रहे थे, यानी कि बस लूट के सामान लेके जा रहे थे। लेकिन इसने क्या दिया इसको ऑफर कि तू और इंडिया में बस जा, ये कहा इसने, किसको, गौरी को कहा, जयचंद ने। तो गौरी बड़ा खुश हुआ कि अच्छा अफगान तो मेरा है ही है, इंडिया में जाकर मैं दिल्ली लूट लूँगा धीरे धीरे, फिर मैं क्या ले लूँगा, फिर जितने भी दिल्ली में और शासन चले थे अजमेर कन्नौज पन्नौज सबको लूट लूँगा और पूरा इंडिया मेरा हो जाएगा। ये दिमाग में आया, किसके कीड़ा आया, गौरी के। तो बस इसने एक्सेप्ट कर लिया और इसने फिर से 1192 में फिर से अटैक किया। और अब की बार क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाता है और गौरी जो है क्या है, जीत जाता है। और गौरी क्या करता है, अभी बात शांत नहीं हुई, गौरी उसको हरा के पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ ले जाता है। और गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ साथ किसको ले जाता है, चंद बरदाई जो होता है ना, जिसने ये लिखी थी पृथ्वीराज रासो, ये इसका फ्रेंड भी होता है ना गौरी इसका चौहान का, तो इसको भी लेके चल जाता है, ठीक है। और जो है इसके आंखों में क्या करता है, तीर मार देता है, ठीक है। इस तरीके से होता है इनकी बात, चलो कुछ होता है, ठीक है। बस अब ये बताओ, जब जयचंद ने गौरी को ये कहा था कि चल हाँ मैं तू इंडिया में अटैक कर दिल्ली ले ले, तो वो जयचंद अब जो गौरी मानने वाला है कि मैं बस दिल्ली में रहूँगा। अब इसका तो और भी तो उसकी वो होगा, इच्छा होगी कि मैं तो पूरा दिल्ली लूटूंगा अब, ठीक है, पूरा मतलब इंडिया को ले लूँगा, इंडिया अपने बस में कर लूँगा। तो ये दिल्ली में तो बस गया था, दिल्ली में किसका चल रहा था ना, अब गौर के कब्जे में है, दिल्ली किसके कब्जे में है, इसके गौरी के कब्जे में था। अब इसने क्या करा, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ और जयचंद को भी हरा दिया। अब कन्नौज भी इसके हाथ में, दिल्ली भी इसके हाथ में, कन्नौज भी इसके हाथ में। ये तो हो ही गया था अजमेर तो पहले से ही, जब अजमेर के जो आनंदपाल की लड़की थी कौन सी, कर्पूरी, जब सोमेश्वर चौहान की शादी हुई थी तो अजमेर सोमेश्वर का हो गया था, यानी कि पृथ्वीराज चौहान का हो गया था पहले ये। लेकिन अब सारा किसका हो गया, अब सारा किसका हो गया, गौरी का हो चुका है, ठीक है। कॉपी सड़ रही है लेकिन समझ में तो आ रहा है ना, बस ठीक है। अब ये बात मैंने यहाँ पे लिखी थी, ओके देखो ये
दिल्ली में सोमेश्वर चौहान का शासन चल रहा था, जो कि कर्पूरी इसकी शादी हुई थी इसकी, ठीक है, आनंदपाल की लोटस की कर्पूरी शादी हुई थी सोमेश्वर चौहान से। लड़का होता है पृथ्वीराज चौहान, है ना। जयचंद की लड़की होती है संयोगिता। इनकी वार्तालाप चलती है, जिसके कारण जयचंद काकी को संदेश भेजता है गौरी को, है ना। ये जयचंद भेजता है, संदेश भेजता है गौरी को। फिर ये आता है, अटैक करता है, ये सब अटैक हुए। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कौन सी, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अब तक हमने क्या पढ़ा, पहला आता है ईरान से कौन, मोहम्मद बिन कासिम। फिर अफगान के गजनी से कौन आता है, महमूद गजनवी आता है, जिसने 70 पर अटैक किया। फिर आता है कौन, अफगान के गौर से आता है कौन, गौरी आता है, जिसने तराइन का युद्ध फर्स्ट सेकंड और चंदावत का युद्ध करता है कौन, गौरी करता है, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। अब देखो भैया, अब जो है गौरी की डेथ हो जाती है। अब क्या होता है, जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन करता है, हमारा कौन करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक है कौन, ये पढ़ लेते हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, ये गौरी का सुल्तान था, सुल्तान बोल रही हूँ, गौरी का गुलाम था, ठीक है। गौरी का गुलाम था, इसलिए इसने गुलाम वंश की स्थापना करता है दिल्ली में। अब दिल्ली खाली पड़ा है ना, तो यहाँ जयचंद रहा ना, यहाँ पे आनंदपाल है ना, कर्पूरी है ना, पृथ्वीराज चौहान है, यहाँ पे कोई है ही नहीं। अब गौरी भी डेथ होगी, गौरी की भी। तो दिल्ली खाली पड़ा है पूरा, यानी कि पूरा इंडिया खाली पड़ा था, इस तरह से मान लो। तो ये बोलता है काकी फिर से, अभी काकी जिंदा है, फिर भी देख लो, गौरी मर गया, पृथ्वीराज भी मर गया, इनको जाने दो, ठीक है, सब खत्म हो गए, लेकिन काकी अभी भी जिंदा है। मेंटल ने गौरी को मरवा दिया, पागल से ने, खुद जिंदा बैठा अभी भी, 60 साल का था तब तो ये। और फिर देखो ना कितने दिनों बाद अभी मतलब अभी भी जिंदा था वो, ठीक है। तो जो है अब ये काकी किसको कहता है, काकी बोलता है जो गौरी को सुल्तान वो होता है, मैं सुल्तान बोल रही हूँ बार बार, गौरी को जो वो नहीं था गुलाम, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको बोलता है कि जा अब दिल्ली में तू शासन कर ले, कोई आया तो है वहाँ ना, कोई तुझे निकाल सकता वहाँ से, तो तू जा, तू अटैक कर ले वहाँ पे, ठीक है, मतलब जाके तू वंश के अपने स्थापना कर ले। तो गुलाम वंश की स्थापना कौन करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक स्थापना करता है। और ये अकेला नहीं आता इंडिया में, ये सोचता है कि अगर मैं जाऊँगा क्या पता वहाँ पे और किसी शासन चल रहा हो, कोई बड़ा सा योद्धा हो, कोई पावरफुल शासक हो वहाँ का, है ना, छुपा बैठा हो, मुझे मार दे तो ये अपने साथ लेकर आता है 2 इंसानों को। एक तो कुतुबुद्दीन काकी को लेकर आता है, कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ, तू मुझे बुड्ढा बहुत बोल रहा है, तू जा तू भी चल मेरे साथ। तो ये काकी को भी लेकर आता है। और मोइनुद्दीन चिश्ती होता है, इसको भी लेके आता है, ठीक है। और जो काकी होता है ना, ये ना थोड़ा सा ना, मान लो क्या बोलूँ मैं, अब ऐसा था, मतलब सरफिरा सा था थोड़ा, ठीक है, ऐसा था ये। लेकिन मोइनुद्दीन चिश्ती अच्छे होते हैं, ठीक है। इन दोनों को लेके आता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक लेके आते हैं। देखो जरा, गौरी का स्लेव कौन था हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि टर्किस का सुल्तान था। अरे टर्किस का वो था, गुलाम था, ठीक है। बस टर्की से लेके आया था गौरी इसको खरीद के, गुलाम को, ठीक है। केम विथ 2 संत, 2 संत के साथ आया था, कौन कौन, कुतुबुद्दीन काकी और मोइनुद्दीन चिश्ती। संत था ये, लेकिन ऐसा संत था, कितना मेंटल संत था ये, ठीक है। तो ये कुतुबुद्दीन काकी को कहाँ रुकाता है, दिल्ली में, है ना। अभी मैंने बोला था ना, यहाँ पे दिल्ली थी और अजमेर था, और ये था अजमेर था और कन्नौज था, ठीक है। तो दिल्ली में रुका था किसको, ये कुतुबुद्दीन काकी को, और अजमेर में रुका था किसको, मोइनुद्दीन चिश्ती को। और अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में ये बनाता है क्या, अजमेर वो 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, अजमेर में बनाता है। और दिल्ली में बनाता है कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन काकी के याद में, ठीक है, यही। तो देखो, कुतुब मीनार बिल्ट बाय ऐबक इन हिज मेमोरी, ठीक है, किसकी, काकी के याद में। और 2.5 दिन का झोपड़ा बनाता है इन मेमोरी ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती के याद में बनाता है ये 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, ठीक है। अब देखो, अब दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी डायनेस्टी रही वो पढ़ते हैं। स्लेव था, जिसको हम मामलुक वंश बोलते हैं, यानी गुलाम वंश, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है, 1206 से लेकर 1290 AD तक का। फिर खिलजी वंश आता है हमारा 1290 से लेकर 1320 तक का। फिर तुगलक आता है 1320 से लेकर 1414 तक का। फिर सैयद आता है 1414 से लेकर 1450 तक का। फिर लोधी आता है 1451 से लेकर 1526 तक का। मुझे सारी डेट इसलिए याद है क्योंकि मैंने ना इसको टाइम दिया है बहुत सारा, ठीक है। देखो लिख के बताती हूँ, अभी ऐसी याद नहीं हो, कुछ भी पूछ लेगा। वो स्लेव आता है, स्लेव यानी कि इसको बोलते हैं मामलुक, ठीक है। फिर आते हैं खिलजी, फिर आता है तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। इसका था 1206 से 1290, फिर 1290 से लेके 1320, फिर 1320 से लेके 1414, ठीक है। फिर 1414 से लेके 1450, फिर 1451 से लेकर 1526। ये था, मिला लो, चेक कर लो, सेम टू सेम है, ठीक है। याद है मुझे क्योंकि मैंने इसे बहुत टाइम तक याद किया था। फिर स्लेव, अब हम पढ़ रहे हैं स्लेव डायनेस्टी, जिसको बोलते हैं मामलुक वंश, है ना, और या फिर गुलाम वंश। 1206 से लेकर 1290 तक इसका टाइम पीरियड है। अब इसकी स्थापना कौन करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, पढ़ के आ चुके हैं हम पहले से ही, ठीक है। ही नेवर एक्सेप्टेड सुल्तान टाइटल, इसने अपने आप को कभी भी सुल्तान नहीं कहा।
इसने क्यों नहीं कहा सुल्तान अपना आपको? क्योंकि ये इसका मानना ये था कि मैं तो अपने जो मोहम्मद वो था ना, मोहम्मद गोरी था, मैं तो उसके लिए वफादार हूँ, मैं तो उसका गुलाम था, तो मैं गुलाम ही रहूँगा। भले ही मैं आज मैं स्लेव डायनेस्टी का वो बन चुका हूँ, फाउंडर बन चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को गुलामी कहता हूँ, मैं सुल्तान अपने आप को कभी नहीं कहूँगा। इसका ये मानना था, ठीक है। टाइटल एक्सेप्टेड, इसने अपने आप को कौन कौन से टाइटल दिए? इसने अपने आप को मलिक कहा, सिपह सलाहदार कहा इसने, है ना, सिपह सलाहकार कहा इसने, और लाख बख्श कहा। लाख बख्श इसलिए ये कहा क्योंकि जो भी इसको पसंद आता था, है ना, तो ये उसको 1 लाख रुपये दे के, यानी कि लाखों रुपये दे के खरीद लेता था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस टर्किश कल्चर, इसने, ये टर्किश था ना, टर्किश का गुलाम था ये, है ना, तो इसलिए इसने जो है गुलाम की स्थापना करने के बाद टर्किश जो कल्चर था उसको इसने जो है इंट्रोड्यूस कर दिया सबके सामने, है ना। दिल्ली में कैपिटल बनाई थी इसने, कैपिटल बनाई थी इसने लाहौर। अगर क्वेश्चन आ गया कि जो कुतुबुद्दीन का ऐबक था उसने अपनी कैपिटल कौन सी बनाई थी, तो वो बनाई थी ने लाहौर। और इसने क्या क्या बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था अजमेर में, कुतुब मीनार बनाई थी इनने, और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि फर्स्ट इंडियन की मॉस्क थी, ठीक है। इंडिया की पहली मस्जिद कौन सी थी? वो थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, जो कि इंडिया की फर्स्ट मॉस्क है, वो भी इसने बनाई है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई है। कुतुब मीनार भी इसने बनाया है, और अजमेर में जो है ना 2.5 दिन का झोपड़ा, वो भी इसने बनाया है हमारा, ठीक है। इसकी 1210 में जो है डेथ हो जाती है, यानी कि 4 साल तक ही शासन करता है ये, 1206 से लेकर 1210 तक शासन चलता है इसका। और जो इसकी डेथ हो जाती है कब? चौगान खेलते हुए। उस समय चौगान मतलब जो हम लूडो खेलते हैं ना, उस तरह से एक गेम था, उसको बोलते थे पासा पहले, ठीक है, या फिर पोलो, है ना, उसको खेलते हुए इसकी डेथ हो जाती है 1210 में, किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। फिर इसके बाद इसका लड़का आता है कौन? इल्तुतमिश आता है। फिर इल्तुतमिश की बेटी आती है कौन? रज़िया सुल्तान। फिर रज़िया सुल्तान के बाद आता है कौन? तीन शासक आते हैं ऐसे उल्टे सीधे। फिर उसके बाद आता है बलबन, वो भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे उसको भी, तो पढ़ लेते हैं पहले अभी। इल्तुतमिश आता है। अब इसके बाद कौन? किसके बाद आता है ये? ओ माय गॉड, मैं ना खुद पढ़ने मज़ा आता है, लेकिन जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ दूसरों को, मज़ा तो तब भी आता है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ, तो ऐसा लगता है मैं थक गई बस, ठीक है ना। तो इल्तुतमिश आता है। अब किसका है ये? किसका बेटा है ये? है कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 1111 से लेके 1236 तक का इसका टाइम है। अब ये इसको हम बोलते हैं रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। अगर क्वेश्चन आ गया वहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कौन है, तो वो इल्तुतमिश है। डिफीटेड आराम शाह, इसने आराम शाह को हराया था। किसने? अगर क्वेश्चन आ गया कि वहाँ पे आराम शाह को किसने हराया था, तो आराम शाह को इल्तुतमिश ने हराया था, ठीक है। कैपिटल इसने दिल्ली बनाई थी लाहौर से, उसकी तो लाहौर थी, किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, लेकिन इसने अपनी कैपिटल कौन सी बनाई? दिल्ली बनाई। एस्टैब्लिश इसने क्या बनाया? इसने चहलगानी, जो थे ना 40 सरदार उनका गुट को बोलते थे, हम ग्रुप को बोलते थे क्या? चहलगानी, फिर चालीसा, ये इल्तुतमिश ने बनाई थी। लेकिन चहलगानी और फिर चालीसा को किसने ख़त्म करा था? अबोलिश किसने किया था? बलबन ने। वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन बस यही बता दिया मैंने तुम्हें रिवाइज, ताकि तुम्हें आगे जाकर रिवाइज हो जाए, ठीक है। कंप्लीट कुतुब मीनार को नींव रखी थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा क्या था किसने? इल्तुतमिश ने, ठीक है। लॉन्च इक्ता सिस्टम, इसने इक्ता सिस्टम चलाया था। डिफीटेड मंगोल, जो मंगोल थे ना चंगेज खान वगैरह, उनको इसने हराया था। रियल में इसने हराया था। हराया किसने था? नसरुद्दीन क्वाचा थे, उन्होंने हराया था, ठीक है, चंगेज खान को। लेकिन क्रेडिट किसको देते हैं? क्रेडिट देते हैं हम इल्तुतमिश को, हम क्रेडिट देते हैं इल्तुतमिश को, ठीक है। और इंट्रोड्यूस्ड टंका और जीतल, इसने टंका और जीतल चलाए थे। टंका क्या था? सिल्वर के सिक्के, और जीतल थे हमारे कॉपर के सिक्के, ठीक है। 1233 में बिल्ट सुल्तानगढ़ी की स्थापना की थी इल्तुतमिश ने, ठीक है। कुतुब कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको हम। सन था इसका रखनुद्दीन फिरोज, और डॉटर थी इसकी रज़िया सुल्तान, किसकी? इल्तुतमिश की। रखनुद्दीन फिरोज था हमारा रज़िया सुल्तान का भाई, ठीक है। अब इनकी बताती हूँ स्टोरी क्या थी इनकी। देखो, रज़िया सुल्तान आती है हमारी 1236 से लेके 1240 तक का, AD तक का, ठीक है, ओके। फर्स्ट और लास्ट मुस्लिम रूलर कौन थी हमारी? रज़िया सुल्तान थी, पहली और आखिरी मुस्लिम शासिका। कौन थी? रज़िया सुल्तान थी। इसके हस्बैंड का नाम था क्या? अल्तुनिया, जो कि बठिंडा का शासक था। बठिंडा की जगह है, वहाँ का शासक कौन था? अल्तुनिया था। और इसका कमांडर, जो इसका मतलब खास कमांडर था, ये इसकी सारी बात मानता था, ठीक है, वो था जमालुद्दीन याकूब, ओके। सी डिडेंट एक्सेप्ट पर्दा, इसने कभी भी पर्दा को अपनाया नहीं, ये कभी भी पर्दा नहीं करती थी, खुले सर जाती थी ऐसी, ठीक है, एकदम मर्दों की तरह रहती थी ये रज़िया सुल्तान। सी ऑप्ट कूबा एंड कूल, क्या है? कूबा एंड कूला, ये एल है, ठीक है। कूबा एंड कूला इसने अपनाया। कूबा था ब्लेजर मतलब कोट वगैरह पहनती थी ये, और कूबा मतलब कैप लगाती थी, ठीक है। लॉन्च 3 कॉइन, इनने 3 सिक्के चलाए थे, ठीक है। और इसने अपने आपको इल्तुतमिश की बेटी कहा, न्याय की रानी कहा इनने, और दिल्ली सल्तनत की महारानी कहा इसने अपने आपको, ठीक है। और अब रज़िया सुल्तान की डेथ कौन करता है बताती हूँ।
रजिया सुल्तान के तहत इसका भाई कौन था, रुकनुद्दीन फिरोज, और जो उसका पति होता है ना अल्तुनिया, ये ही करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ये है ना, ये सोचते हैं कि जो ये है ना इसका कमांडर जमालुद्दीन याकूब, ये इसकी इतनी बात मानता है ना, तो मतलब इसका इससे अफेयर चल रहा है। ठीक है, अफेयर चलने के कारण इनको थोड़ी सी गलतफहमी होती है, इसी से जो है इनकी इसकी और सुल्तान की डेथ करवाते हैं ये। ठीक है, बस ये था, ये कहानी थी। अब आगे चलते हैं। रजिया सुल्तान ख़त्म हो गई। अब चलेंगे हम 1240 से लेकर 1265 तक कौन रहा। 3 सुल्तान आए, कौन कौन से आए, इतने मेन खास नहीं है इसलिए इनके बारे में कोई जिक्र नहीं दे रखा है इस इतिहास में। ठीक है, कौन कौन थे। मोइज़ुद्दीन बैरम शाह थे, जो कि 1240 से लेकर 1242 तक 2 साल शासन चला इनका। फिर कौन आए, अलाउद्दीन मसूद आए, जो कि 1242 से लेकर 1246 तक चला। ठीक है, फिर नसरुद्दीन महमूद आए, जो कि 1246 से लेकर 1265 तक इनका शासन चला, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। अब 1265 से लेकर 1287 तक गयासुद्दीन बलबन आते हैं। ठीक है, ये इन्होंने अपने आप को उलुग खां की उपाधि दी। क्यों? क्योंकि जो मंगोल थे ना वही चंगेज़ वगैरह खान थे जो उनसे है ना उनके अटैक से अपने आप को बचाया था। ठीक है, गुलाम वंश को बचाया था उनके अटैकों से, तो इसलिए जो है उलुग खां की उपाधि देते हैं अपने आप को। और किल्ड चहलगानी, जो चहलगानी इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था ना, उसको ये जो है समाप्त कर देते हैं। इंट्रोड्यूस करते हैं नवरोज़ कल्चर, जो पारसियों का फेस्टिवल है ना, फेस्टिवल कौन सा है, नवरोज़ पारसियों का है, तो इसको ये इंट्रोड्यूस करते हैं सबके सामने। और ये जो है सजदा, जो कि लेट के प्रणाम करना, और पैरों को चूमना, ये चलाते हैं। ठीक है, ही ऑप्टेड ब्लड एंड आयरन वे, इसने जो है तलवार और खून की नीति को अपनाई थी, किसने, बलबन ने। ठीक है, अब नोट ये है हमारा 1287 से लेकर 1290 तक का स्लेव डायनेस्टी जो है ख़त्म हो जाती है, क्योंकि 1290 तक शासन था ना, 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का, तो ख़त्म हो गई है। तो अब चलेंगे 1290 से लेकर 1320 तक का खिलजी डायनेस्टी, ये पढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे फंसते हैं यहाँ से। फाउंडर कौन थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, है ना, जो कि कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे ये। ठीक है, ये फिर बोल लो कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था, जिसका रियल नेम क्या था, अली गुरशप था। अगर अलाउद्दीन खिलजी का रियल नेम आ गया ना तो याद कर लेना क्या है, अली गुरशप है। इसको हम अलेक्जेंडर सेकेंड भी बोलते थे। क्यों? क्योंकि ये 8 इसने 8 युद्ध जीते थे। ठीक है, 8 युद्ध कौन कौन से थे पढ़ते हैं, देखो ये देखो 1292 में मालवा पर अटैक किया था इसने, है ना, मंगोलों के खिलाफ। 1296 में देवगिरी पे, 1297 में गुजरात पे, 1301 में रणथंभौर पे, 1303 में चित्तौड़गढ़ पे। चित्तौड़गढ़ ये वही है जहाँ पे रानी पद्मावती की शासन चल रहा था। ठीक है, रानी पद्मावती थी वहाँ पे। और 1305 में मालवा के अगेंस्ट किया था दोबारा से, 1308 में सिवाना पे, 1311 में जल्लोर पे, और 1316 में इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन अभी पढ़ लेते हैं इनके बारे में, है ना। तो ये 8 बैटल जीते थे किसने, इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इसलिए इसको बोलते थे हम अलेक्जेंडर सेकेंड। और इसने अपनी आर्मी को जो है रिफॉर्म किया था, यानी कि अब जो आर्मी थी ना उनको इसने रिफॉर्म किया। क्या कहा इसमें, आर्मी में क्या कहा इन्होंने, कि जो भर्ती है उसको बढ़ा दी जाए, और सैलरी जो है इनको सैलरी देने लग जाओ अब आर्मियों को अपनी। ठीक है, तो ये इसने रिफॉर्म किया था कि उनको भर्ती निकाली थी बहुत सारी, और सैलरी देना स्टार्ट कर दिया था आर्मियों को। 20वां सिस्टम किसने चलाया था, 20वां सिस्टम चलाया था हमारी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग और हुलिया सिस्टम भी चलाया थी इनने, है ना, घोड़ों पे जो दाग और हुलिया का प्रथा चलाई थी इसने, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इंट्रोड्यूस किया था मार्केट कंट्रोल सिस्टम, जो बाजार व्यवस्था है ना, किसने चलाई थी हमारी, वो भी इसने चलाई थी, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने ही। फिक्स द टैक्स ऑन 50%, इसने 50% टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ही परचेज मलिक काफूर, या फिर इसको मलिक मनी बोलते हैं, राजस्थान से ये मलिक काफूर को खरीदता है, 1000 दिनारी बोलता है इसको ये। ठीक है, क्योंकि इसने 1000 रुपये में खरीदा था ये। आगे चलते हैं, ये बैटल तो याद कर लिया हमने, आगे चलते हैं। बैटल में मतलब कौन कौन से अटैक किए थे इन्होंने, बार से पढ़ लो। 1292 में मालवा पर अटैक करता है मंगोलों के खिलाफ, 1296 में देवगिरी पे, 1297 में गुजरात पे, 1301 में रणथंभौर पे, 1303 में चित्तौड़गढ़ पे, 1305 में मालवा के अगेंस्ट करता है, 1308 में सिवाना पे, 1311 में जलोर पे अटैक करता है, और 1316 में इसकी डेथ हो जाती है। सन इसका जो लड़का होता है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का लड़का कौन होता है हमारा, मोइज़ुद्दीन मुबारक होता है इसका लड़का। ठीक है, जो कि 3-4 साल तक शासन करता है। ठीक है, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। ठीक है, एक्सपेंड टेरिटरी टू साउथ, जो इसने अपने ये था ना खिलजी जो डायनेस्टी फैलाई थी ना साउथ तक, वो इसने फैलाई थी मलिक काफूर ने, इसलिए जो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बोलता है 36 दिन का सुल्तान। ठीक है, मलिक काफूर को बोलते हैं हम क्या, 36 दिन का सुल्तान, क्योंकि इसने जो है टेरिटरी जो इसकी थी ना, इसको साउथ तक फैलाई थी, दक्षिण तक फैलाई थी खिलजी वंश को, इसलिए। डेवलपमेंट बाय अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से डेवलपमेंट किया, कौन कौन से विकास किया, पढ़ लो। इसने घराई और चराई 2 टैक्स चलाए थे। घराई था जो घर पर टैक्स लगाता था, चराई मतलब जो इसने एनिमल पर टैक्स लगाया था। ठीक है, और लगान ऑन लैंड बेस 50% बिजनेस टैक्स, मतलब कि इसने भूमि पर लगाना स्टार्ट कर दिया, कर लगाना स्टार्ट कर दिया, और 50% ये बिजनेस पर टैक्स लेता था। और बिल्डिंग, इसने कौन कौन सी बिल्डिंग बनाई है, हौज खास जो आज दिल्ली में है,
चार मीनार, न्यू टाउन, सिरी फोर्ट, मेड इट इट्स कैपिटल, जिसकी कैपिटल थी ना कौन सी, अलाउद्दीन खिलजी जो कैपिटल थी उसमें इसने सिरी फोर्ट बनाया था। और ये बनाया था इन्होंने अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा, और मस्जिद थी जामियत खाना, ये इसने इसकी मस्जिद बनाई थी। अब पढ़ रहे हैं टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम यानी कि जो ये था अलाउद्दीन खिलजी, इसने कौन कौन से टैक्स चलाए थे। यूसरफ, खराज, खमस, जक़ात, जजिया, लगान। उसरफ क्या था, उसरफ था हमारा 5 से लेकर 10% तक का टैक्स मुस्लिम से, जो ये इनकम टैक्स लेता था ना मुसलमान से, वो कौन सा था, 50 से लेकर 10% टैक्स। और खराज था हमारा 1/3 से लेकर 1/2 फ्रॉम नॉन मुस्लिम, जो नॉन मुस्लिम थे यानी कि जो हिंदू वगैरह थे या फिर सिख थे, है ना, या फिर ईसाई थे, इनसे लेता था ये कितना, 10 से फिर 50% टैक्स लेता था। ये किससे, भूमि पर लगा लेता था खराज, जिसको बोलते हैं हम, या फिर 1/3 मान लो और 1/2 मान लो। खम्स क्या था, जो भी इंसान, जो भी लुटेरे थे ना, और जो भी लूट के वो कुछ भी मनी लेके आ रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं, उनसे उनका 1/5% ये टैक्स लेता था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी, उसको बोलते हैं हम खम्स। जक़ात क्या था, 2 से लेकर 2.5% तक का धार्मिक कर था ये मुस्लिम से, जो मुसलमान से ये टैक्स लेता था ना धार्मिक कर, 2 से लेकर 2.5% तक, उसको बोलते हैं हम जक़ात। ठीक है, और जजिया क्या था हमारा, जो नॉन मुस्लिम थे यानी कि जो भी हिंदू है, सिख है, जो भी है, इनसे ये टैक्स ले रहा था 10% धार्मिक कर, जजिया बोलते थे उसको हम। और जजिया के बारे में बताऊंगी अभी। लगान क्या है, एक्स्ट्रा ले रहा था 2.5% फ्रॉम मुस्लिम, एंड देखो जो मुसलमान थे उनसे ले रहे थे 2.5%, और जो हिंदू वगैरह थे या सिख गुरु थे, जो भी थे, सिख गुरु नहीं, सिख व्यक्ति थे या ईसाई थे, उनसे 5% ले रहा था ये लगान का टैक्स। ठीक है, बस ये इसके टैक्स थे। अब जो ये जजिया कर ना, ऐसा क्वेश्चन बनते हैं कि पहली बार जजिया किसने इंट्रोड्यूस किया था, है ना, फिर पूछता है कि ब्राह्मणों पे सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, फिर जजिया कर को समाप्त किसने करा, दोबारा किसने स्टार्ट कर दिया, ये क्वेश्चन बनते हैं। तो बताती हूँ, मैंने काफ़ी लिखा था, ये क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। आज देखो यहाँ से, जो जजिया है ना, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, जिसने अटैक किया था सबसे पहले, है ना, मुस्लिम अटैक इसने किया था ना, मोहम्मद बिन कासिम ने, इसने सबसे पहले जजिया कर स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था मान लो। और देखो यह फिर पूछता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने क्या करा था, जजिया स्टार्ट किया था, जो नॉन मुस्लिम से लेता था, गैर मुसलमानों से जजिया कर स्टार्ट किसने लेना स्टार्ट किया था, तो उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, वो भी पढ़ के आया अभी हम। ठीक है, फिर क्वेश्चन आएगा कि ब्राह्मणों से जजिया कर किसने लेना स्टार्ट किया था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और अकबर ने जजिया कर को फिनिश करा दिया था। ठीक है, और जो औरंगजेब है इसने दोबारा से जजिया कर को स्टार्ट कर दिया था 1669 में। क्वेश्चन क्या बने, जजिया कर को इंट्रोड्यूस करता है पहले सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, और गैर मुसलमान थे जो भी यानी कि सिख हो गए, हिंदू हो गए, पारसी हो गए, है ना, इन सब से नॉन मुसलमान जो थे ना, मतलब उनसे जजिया कर किसने लेना स्टार्ट कर दिया था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। और ब्राह्मणों से जजिया कर लेना स्टार्ट किसने किया था, तो वो था हमारा फिरोज शाह तुगलक। और पूछता है कि समाप्त किसने किया था जजिया कर को, तो वो किया था अकबर ने, और दोबारा से स्टार्ट किसने किया था 1669 में, औरंगजेब ने। ठीक है, अब खत्म हो गया, अब आगे चलते हैं फिर वहीं पे ही। अब डिपार्टमेंट्स, इसने कौन कौन से डिपार्टमेंट बनाए थे, तो दीवान वजीरत, मतलब ये था इसका सेनाध्यक्ष। ठीक है, दीवान रसलत, हिंदी में भी यही है सेम टू सेम। दीवान रसलत क्या था, विदेशी मामले थे। और दीवान अर्ज में क्या था, डिफेंस, है ना, यानी कि रक्षा मंत्रालय था ये। सेना अध्यक्ष मंत्रालय था वजारत वाला, रसलत वाला था विदेशी मामले वाला रखे जाते थे इसमें, और अर्ज में क्या था, जो रक्षा मंत्रालय था। दीवान इंसा या फिर दीवान अशरफ क्या था, मीडिया या फिर न्यूज़ का था ये। दीवान मुस्तखराज क्या था, रेवेन्यू यानी कि टैक्स, जो भी टैक्स से रिलेटेड जो भी मामले थे वो दीवान मुस्तखराज में देखे जाते थे। और ये किसने चलाया था, दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था ये। ठीक है, दीवान खैरात किसने चलाया था, फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। दीवान इस्तिया क्या था, पेंशन डिपार्टमेंट था ये। दीवान काजा मलिक जस्टिस डिपार्टमेंट था। दीवान बंदगान चलाया था फिरोज शाह तुगलक ने, जेल था ये, इसमें जो है कैदी को रखा जाता था। दीवान वकूफ़ क्या था, एक्सपेंस डिपार्टमेंट था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। और अमीर को ही एग्रीकल्चर के लिए था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। ठीक है, स्थापित किया था। अब पढ़ रहे हैं हम तुगलक डायनेस्टी या फिर तुगलक वंश, 1320 से लेकर 1414 है। ठीक है, ये 1414 है। ठीक है, फादर कौन थे, मतलब सॉरी फादर बोल रही, फाउंडर कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक थे, जिसका टाइम पीरियड क्या है 1320 से लेकर 1325 AD। ओके, टाइटल कौन सा एक्सेप्ट किया इसने, टाइटल किया था इसने गाजी मलिक का। इसने अपने आप को क्या कहा, गाजी मलिक कहा। जो गयासुद्दीन तुगलक था ना, इसने अपने आप को कहा कि मैं तो गाजी मलिक हूँ, और इसने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। जैसे उसने वो था ना कौन,
कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा था, उसने अपने आप को क्या कहा, सिपह सलाहकार हूँ मैं तो, और मैं क्या हूँ, लाख बख्श हूँ, और मैं जो हूँ, उसने मतलब लाख बख्श की उपाधि ली और सिपह सलाह की उपाधि ली, लेकिन उसने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। इसी तरह से जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसने अपने आप को सुल्तान ना कह के गाजी मलिक कहा। ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड पोस्टल सिस्टम, यानी कि डाक व्यवस्था किसने चलाई थी। क्वेश्चन आएंगे 100% फंसेंगे अगर फंसे यहाँ से स्टेट से तो। ठीक है। डाक व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी, तो डाक व्यवस्था स्टार्ट की थी किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। और सिंचाई व्यवस्था भी इसने स्टार्ट की थी। ठीक है। लेकिन सिंचाई पर टैक्स लगाना स्टार्ट किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। सिंचाई व्यवस्था स्टार्ट इसने की है। और जो तीसरे नंबर का तुगलक डायनेस्टी का जो वो है ना शासक, वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक, उसने स्टार्ट किया था सिंचाई पर टैक्स। ठीक है। आगे पढ़ेंगे, वो बता दूंगी बाद में। देखो, इंट्रोड्यूस्ड इरीगेशन, यानी कि सिंचाई सिस्टम। इरीगेशन सिस्टम चलाया था किसने, इसने ही। ठीक है। सिंचाई व्यवस्था चलाई थी किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है। अरे हाँ, तुगलक ही था ये नाम। ही एक्सपैंड दिल्ली सल्तनत टू बंगाल, इसने दिल्ली सल्तनत को बंगाल तक जो है एक्सपेंड कर दिया, विस्तार कर दिया इसका। जोना खान किल्ड हिज फादर, ये जूना खान का नाम क्या है, जूना खान कौन है, ये जूना खान जो है मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था, इसने अपने पापा को मारा था। जो गयासुद्दीन तुगलक था ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक का पापा था। ठीक है। इसने अपने पापा को मार दिया 1325 में, और खुद जो है खुद बन गया था रूलर। ये इसी को बोलते हैं हम पागल राजा, क्योंकि इसने अपने पापा की डेथ कर दी थी 1325 में। और इसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक का जूना खान था। ठीक है। देखो ये रहा, जूना खान किल्ड हिज फादर गयासुद्दीन तुगलक 1325 में, और फिर नेम हिमसेल्फ, कौन सा नाम दिया अपने आपको, मोहम्मद बिन तुगलक, पागल राजा बोलते थे इसको लोग बाग। ठीक है। इसकी प्रजा, मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड क्या है, 1325 से लेकर 1351 तक का टाइम पीरियड है इसका। मोस्ट लिटरेट सुल्तान था, वैसे तो ये साक्षर था, मतलब इसके पास जो दिमाग बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसको हम फिर भी पागल बोलते थे। क्यों, क्योंकि जितनी भी इसने पॉलिसीज़ बनाई सारी इसकी फ्लॉप हो गई थी, ड्यू टू फेलियर ऑफ इम्प्लीमेंशन ऑफ पॉलिसी। जितनी भी पॉलिसी बनाई थी इसने सब फेल हो गई। क्या क्या पॉलिसी चलाई थी इसने, एक तो इसने कॉपर तांबे के सिक्के चलाए थे, बट फेल हो गए, है ना। और टोकन करेंसी चलाई थी इसने, टोकन करेंसी चलाई, वो भी फेल हो गई इसकी। इब्न बतूता आता है इसी कोर्ट में आता है, और मोरक्को आता है। ठीक है। जो कि मोरक्को के आते होता है इब्न बतूता, वो यहाँ पे आता है इसी कोर्ट में, मोहम्मद बिन तुगलक कोर्ट में आता है। और इसने एक बुक लिखी थी रेहला, इन विच ही डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक, जिसमें ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सब कुछ डिस्क्राइब करता है। ठीक है। और इसने जो है चेंज नेम ऑफ देवगुरु दौलताबाद, इसने देवगुरु का नाम दौलताबाद रख दिया था किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ओके, आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी से पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा है इसलिए। हिस्ट्री है और हिस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन इसको तो हमें कम समय में किस तरीके से पढ़ना है, इसी को दोबारा पढ़ लोगे ना, दोबारा सुन लोगे तो मैं 100% याद होगा। ठीक है। फिर आता है कौन, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आता है इसका भाई फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। जो कि 1351 से लेकर 1388 तक इसका टाइम पीरियड चलता है। लिबरल सुल्तान था ये भी, है ना। और इम्पोज्ड, इसने क्या चलाया, इसने हाके सरब चलाया, जो कि टैक्स ऑन इरीगेशन था। बताया था मैंने तुम्हें, सिंचाई व्यवस्था चलाई थी किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन सिंचाई पर टैक्स चलाया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। जैसे बोलता था ये हक ए सर्ब। ठीक है। एस्टैब्लिश्ड वेरियस डिपार्टमेंट, इसने भी बहुत सारे डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किए। कौन कौन से, वही जो पढ़ के आए थे हम, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दीवाने इलाज। ठीक है। अभी पढ़ लेते हैं आगे। फर्स्ट सुल्तान हु इम्पोज्ड जजिया ओवर ब्राह्मण, अभी बताया था ना मैंने कि ब्राह्मणों पे सबसे पहले जजिया किसने लगाया था, तो वो यही था, फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है। इसकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, फुतुवत फिरोज शाही, जो कि टर्किश लैंग्वेज में लिखी हुई है। आगे चले, ही ब्रोट शिलालेख, इसने जो शिलालेख थे ना अशोक के, है ना, लुम्बिनी से मंगाए थे इंडिया में। और इसने जो कुतुब मीनार को रिनोवेट करवाया था, पुनरुद्धार करवाया था किसका, कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार से 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले कुतुब मीनार की नींव रखी थी किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था, संपूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार को दोबारा से पुनरुद्धार किसने करवाया था, वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आगे चलते हैं। नोट, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन सी, टर्किश थी। जो दिल्ली जो सल्तनत के लोग थे ना, वो टर्किश लैंग्वेज को यूज़ करते थे, बोलते थे। ठीक है। लेकिन जो मुगल साम्राज्य था ना, वो पारसी लैंग्वेज को बोलता। ठीक है। पारसी को लैंग्वेज थी जो उसको बोलता पर्सिया को। अब ही बिल्ड 3 सिटीज़, कौन, फिरोज शाह तुगलक ने 3-4 सिटी बनाई है। कौन कौन सी, देखो, एक तो फिरोजाबाद अपने नाम पर बनाई थी, जौनपुर उसने अपने भाई के नाम पर बनाई थी, अपने भाई की याद में बनवाई थी जौनपुर। ठीक है। जिसको ये सिराज हिंदी बोलता है। ठीक है। अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनाता है ये जौनपुर को, जिसको सिराज हिंदी बोलते हैं हम। फतेहाबाद बनाया है, हिसार बनाया जो कि हरियाणा पड़ता है। और फिरोजपुर में बनाया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। आगे चलते हैं। 1388 से लेकर 1390 तक का क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक आता है। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक सेकंड आता है ये। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक तो फर्स्ट था, तुगलक डायनेस्टी का रूलर, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक सेकंड क्या था, ये मतलब चौथे नंबर का है। ठीक है।
1388 से लेकर 1390 तक इसका टाइम पीरियड है। ओके, 2 साल चला ये। फिर 1390 से लेकर 1412 तक का क्या था, नसरुद्दीन महमूद आता है, शासन करता है। लेकिन इसी समय कौन होता है, इस समय मंगोल जो ये अटैक कर रहे थे ना, चंगेज खान फान, ये अटैक कर रहे थे, ये फिर से अटैक करते हैं नसरुद्दीन महमूद के टाइम पीरियड में, है ना। तो ये डर के मारे भाग जाता है, ठीक है, भाग जाता है ड्यू टू मंगोल फियर, मंगोल के डर के कारण भाग जाता है 1406 में। इसके बाद कुछ नहीं पता चलता उसके बारे में, हमें पता नहीं चलता कहाँ गई तुगलक डायनेस्टी, कहाँ गई पता नहीं चलता, ठीक है। लेकिन ये खिजर खां कौन होता है, ये खिजर खां ना गवर्नर होता है उस समय, ठीक है। ये लेटर लिखता भी है कि भाई तुझे आना है या नहीं आना मैम इसे नसरुद्दीन महमूद को, लेकिन वो कुछ पता नहीं देता अपना, ठीक है। तो ये कहता है ये छोड़ो इसको यहाँ से। सबसे ज़्यादा गुलाम किसके पास थे, क्वेश्चन ये फंसता है, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक के पास। लेकिन सबसे बड़ी आर्मी किसके पास थी, अलाउद्दीन खिलजी के पास। याद करो अभी मैंने क्या बोलता है, इसने जो आर्मी सिस्टम था उसको रिफॉर्म किया था ना। एक तो इसने वहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली थी, भर्ती निकाली थी, और क्या था, एक निकाली थी इसने वहाँ पे सैलरी भी देना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे बड़ी आर्मी किसके पास थी, अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। और सबसे ज़्यादा गुलाम किसके पास थे, फिरोज शाह तुगलक के पास थे। आगे चले, सैयद डायनेस्टी आती है हमारी 1414 से लेकर 1450 तक आती है, और इसमें 4 शासक रहे हैं हमारे। खिजर खान रहे हैं, सबसे पहले खिजर खान ने स्थापना की थी सैयद डायनेस्टी की, 1414 से लेकर 1421 तक रही हैं, ठीक है। इसने कोई भी अपना आपको टाइटल नहीं दिया, उपाधि नहीं दी कोई सी भी इसने, ठीक है। फिर दूसरा आते हैं मोइनुद्दीन मुबारक शाह आते हैं, 1421 से लेकर 1434 तक रहते हैं ये। फिर आते हैं ये जो मोइनुद्दीन मुबारक शाह थे ना, दूसरे शासक थे ये सैयद डायनेस्टी के। इन्होंने जो है मुबारकाबाद जो कि दिल्ली में पड़ता है, इसकी स्थापना की थी। और मोहम्मद शाह तीसरे थे, जो कि 1434 से लेकर 1445 तक शासन था इनका। फिर अलाउद्दीन आलम शाह था, जो कि 1445 से लेकर 1450 तक इनका शासन था, ठीक है। अब देखो खिजर खां का शासन चला दिल्ली में, है ना। इसी समय लाहौर में बहलोल लोधी का शासन चल रहा था, ठीक है। और जो लाहौर से गुजरात में आता है, गुजरात जीत के मालवा जीतता है, फिर मालवा जीत के बंगाल जीतता है, फिर बंगाल से करते दिल्ली पर अटैक, और खिजर खां को खत्म करके ये जो है दिल्ली में लोधी वंश या फिर लोधी डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। और जो कि टाइम पीरियड क्या है इसका, 1491 से लेकर 1526 तक एडी तक इसका टाइम पीरियड है। बहलोल लोधी इसकी स्थापना करते हैं, बताया था मैंने अभी यहीं, ठीक है। 1451 से लेकर 1489 तक इसका एडी का शासन चल रहा था। और ये फर्स्ट अफगान थे, अफगान के सुल्तान थे इन दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। डिड डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, क्या है, डिमोनेटाइजेशन एंड लॉन्च जो बहलोल कोइन, इसने जो है बहलोल सिक्के चलाते हैं ये। ही एक्सपैंड दिल्ली सल्तनत टू ग्वालियर एंड सम पार्ट ऑफ दक्कन, कुछ तो ये दिल्ली सल्तनत को फैलाते ग्वालियर तक, और कुछ दक्कन तक फैलाते हैं ये, ठीक है, बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत को। अब इसके बाद इतने मेन नहीं है ये, तो सिकंदर लोधी आते हैं दूसरे रूलर, ठीक है। सिकंदर लोधी आते हैं, अब ये पढ़ लेते हैं, थोड़े से मेन है। 1489 से लेकर 1517 तक इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। टाइटल ये अपने आपको सिकंदर लोधी कहते हैं, सिकंदर शाही बोलते हैं, सिकंदर लोधी अपने आपको टाइटल देते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस लैंड यूनिटी, इसने जो है लैंड यूनिटी इनकी भूमि में नापने की इकाई को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसको बोलते हैं गज ए सिकंदरी बोलते थे भूमि नापने की इकाई को। और 3 लैंड मेजरमेंट यूनिट थी, कौन कौन सी, इक्ता, बिस्वा, गज ए सिकंदरी, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, इक्ता, बिस्वा और गज ए सिकंदरी। एस्टेब्लिश आगरा बनाया था इन्होंने, किसने, सिकंदर नहीं, सिकंदर लोधी ने 1504 एडी में। और इसने अकबर ने एस्टेब्लिश किया था फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर जो सीकरी था ना उसको भी एस्टेब्लिश किया था किसने, अकबर नहीं, ठीक है। और ऑप्टेड आगरा एज कैपिटल इन 1506 में, ठीक है। इसने जो है आगरा को कैपिटल बनाया था अपनी 1506 में, ठीक है, कैपिटल भी बनाई थी इसको इसने। और हिज पोइट्री नेम क्या था, सिकंदर लोधी की जो पोइट्री क्या थी, गुलरुखी थी सिकंदर लोधी की पोइट्री, कविता। और फॉन्ड ऑफ शहनाई बजाने का बोलता था, फॉन्ड था ये, लव करता था, मतलब ये बोलता था प्रेमी था शहनाई बजाने का, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये इसका। अब पढ़ा है लास्ट लोधी वंश का, इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर 1526 तक का, ठीक है। लास्ट रूलर था लोधी डायनेस्टी का। 1526 एडी में क्या होता है, पानीपत होता है पानीपत की पहली लड़ाई होती है 1526 में, बाबर और इसके बीच में होती है ना। और दौलत खान कौन होता है, लोधी का कज़न होता है, ठीक है। अब आ गए मुगलों का सबसे पहले कौन कौन रहे हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। ट्रिक याद कर लो, बादशाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, ठीक है। बाबर का टाइम पीरियड 1526 से लेके 1530 तक का। फिर हुमायूं का है 1530 से लेके 56 मान लो, फिर 1530 से लेकर 40 तक का, दो टाइम पीरियड है इसके, ठीक है। फिर अकबर का है 1556 से 1605 तक का। फिर जहांगीर का 1605 से 1627 तक का। शाहजहाँ का 1628 से लेकर 1658 तक का। औरंगजेब का 1658 से लेकर 1607 तक का, ठीक है। क्वेश्चन जैसे ही बचता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1607 में, ठीक है। बस ये अब ये पूछ रहा है जो शाहजहाँ ने जो ताजमहल बनाया हुआ है, जो तुम बोलते हो कि अपनी पत्नी मुमताज़ जो बेगम थी उसी के नाम पे बनाया हुआ है इन्होंने,
याद में बनाया हुआ है। तो उसका मुमताज़ महल का या फिर मुमताज़ बेगम का नाम रियल क्या था, वो था अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये रहा अर्जुमंद बानो बेगम इसका जो है नाम था, शाहजहाँ की वाइफ का नाम। ठीक है, ओके। अब पढ़ते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, जो भी थे पढ़ते हैं। ओके, तो ये बाबर होते हैं, इनका टाइम पीरियड क्या था, 1526 से लेके 1530 तक का इनका टाइम पीरियड है। इनका जो जन्म होता है वो होता है फरगना में, जो कि काबुल में जगह है फरगना, वहाँ पे इनका जन्म होता है। इनकी वाइफ का नाम था क्या, महम बेगम। ठीक है, फर्स्ट अटैक करते हैं ये 1519 में। ये नहीं कि सबसे पहले उन्होंने 1526 में अटैक कर दिया था, इब्राहिम लोदी को हराया था, नहीं। इन्होंने सबसे पहले 1519 में अटैक किया था बहरा में, फिर उसके बाद अटैक करते हैं 1526 में, है ना, जब इसको इब्राहिम लोदी को हराते हैं और जो है मुगल वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये था। अब इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, बाबरनामा है, जो कि टर्किश लैंग्वेज में है। ठीक है, वैसे तो इनकी भाषा जो कि उनसे थी परिचय थी, लेकिन टर्किश लैंग्वेज में पढ़ी है, बाबरनामा लिखी हुई है। ठीक है, बैटल ऑफ बाबर कौन कौन से बाबर ने यूज़ किया है देख लो। पानीपत का युद्ध होता है 1526 में, डिफीटेड इब्राहिम लोदी, जिसमें ये इब्राहिम लोदी को हराते हैं। फिर खानवा का युद्ध होता है 1527 में, जिसमें राणा सांगा के बीच में होता है और इनको जो ये राणा सांगा को हरा देते हैं। फिर चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में, महेंद्र राय को हराते हैं, जो कि एमपी के किंग होते हैं उस समय। फिर घाघरा का युद्ध होता है 1529 में, जिसमें आर्मी ऑफ बंगाल एंड बिहार, जो बंगाल की और जो बिहार की आर्मी होती है उनके बीच में होता है 1529 में घाघरा का युद्ध। फिर डेथ हो जाती है इनकी, युद्ध करते करते 1530 में ये लुढ़क जाते हैं। ठीक है, इनका जो टॉम्ब है कहाँ पे है, फर्स्ट आगरा में थे, लेकिन अब जो काबुल में इनका मकबरा स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, और ये क्या है, आराम बाग के अंदर दफनाए गए हैं आगरा में ये। ठीक है, जो आगरा में एक जगह ना आराम बाग, वहाँ पे दफनाया गया था किनको, बाबर को, लेकिन अब काबुल में इनका मकबरा बनाया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हुमायूं, हुमायूं का टाइम पीरियड है 1530 से लेके 1540 या फिर 1555 से लेके 56 तक का टाइम पीरियड है। बैटल कौन कौन से बैटल लड़े हैं हुमायूं ने, बैटल ऑफ डेबरा जो कि 1531 में लड़ता है, बैटल ऑफ चौसा 1539 में होता है, और कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध भी होता है 1540 में। ठीक है, और जिसमें क्या होता है चौसा में, और जो कन्नौज का या फिर बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, चौसा के बाद ही होता है हमारा कन्नौज का, या फिर इसको कन्नौज को हम बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। ये 1540 में होता है। इसमें क्या होता है, लॉस्ट फ्रॉम शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी से जो है ये क्या होता है, हार जाता है। ठीक है, कौन, हुमायूं। सरहिंद पे ये 1555 में अटैक करता है और डिफीटेड सिकंदर शाह सूरी। ठीक है, सिकंदर शाह सूरी को ये हरा देते हैं, कौन, हुमायूं जो है सिकंदर शाह सूरी को हरा देते हैं। ओके, 1555 के सरहिंद के अटैक में या फिर बैटल में। ओके, बिल्डिंग कौन कौन सी बिल्डिंग बनाई है इन्होंने, देखो शेर ए मंडल बनाई है इन्होंने, जो कि लाइब्रेरी थी जहाँ पे इनके पैर फिसल के बुक पढ़ रहे थे खड़े खड़े यहाँ पे ही जीने पे लाइब्रेरी के, पैर फिसलता है, डेथ हो जाती है किसकी, हुमायूं की। और दिनपन्ना सिटी भी इन्होंने बनाई है, शेर मंडल इनकी लाइब्रेरी थी और दिनपन्ना सिटी भी कुछ था जहाँ इन्होंने बनाई थी हुमायूं ने। ठीक है, अब पढ़ते हैं। ये शेरशाह सूरी अभी हम जो पढ़ के आए हैं, जिनको चौसा के युद्ध में इन्होंने शेरशाह सूरी ने इनको हराया था, और चौसा के युद्ध में भी, और बिलग्राम के फिर कन्नौज के युद्ध में भी हराया था इन्होंने शेरशाह सूरी ने इनको। तो ये कौन थे, देखो इनका रियल नेम क्या था, फरीद खान था। शेरशाह सूरी का नाम क्या था रियल, फरीद खान। इनका जन्म होता 1540 से 1545 तक, मतलब इनका टाइम पीरियड था ये। ठीक है, जन्म नहीं, टाइम पीरियड था, शासन था। फरीद खान का रियल नेम था। टाइटल इन्होंने अपना को क्या कहा, इन्होंने अपना को कहा शेर शाह वॉज एक्सेप्टेड बाय आफ्टर बैटल ऑफ चौसा। जब ये चौसा के युद्ध में जीत चुके थे ना, तो इन्होंने अपना को शेरशाह सूरी कहा था। वैसे तो नाम इनका फरीद खान था। जब इन्होंने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया, और इन्होंने अपना को क्या कहने लगे, ये शेरशाह सूरी कहने लगे अपने आपको। ठीक है, इंट्रोड्यूस रुपया सबसे पहले किसने चलाया था, इन्होंने चलाया था शेरशाह सूरी ने, और 1 रुपये का सिक्का चलाया था इन्होंने, जो कि 178 ग्राम का था, सिल्वर का सिक्का। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी पद्मावत, इसी का टाइम पीरियड में ही। ठीक है, शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में ही। ओल्ड फोर्ट बनाया था इन्होंने, इनके वर्क है ओल्ड फोर्ट किला, पुराना किला बनाया था उन्होंने, जिसका नाम है किला कुआना। और जीटी रोड, बहुत सबको पता है कि जीटी रोड इन्होंने बनाई है शेरशाह सूरी ने। और भी याद कर लो कौन कौन से क्या क्या चीज़ बनाई है उन्होंने। ओल्ड फोर्ट है, किला कुहाना किसने बनाया, शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड किसने बनाई, शेरशाह सूरी ने बनाई। सड़क ए आज़म भी किसने बनाई है, हमारी सड़क ए आज़म भी हमारी शेरशाह सूरी ने बनाई है। ठीक है, और उत्तरापथ है ना, ये भी इन्होंने बनाई है। सड़क ए आज़म, उत्तरापथ, जीटी रोड और किला कुहाना, ओल्ड फोर्ट भी शेरशाह सूरी ने बनाया है। फरीद खान इनका रियल नेम था। शेरशाह इन्होंने नाम रखा था जब ये चौसा जीत चुके थे। 178 ग्राम का सिल्वर का सिक्का चलाया था उन्होंने, रुपया सबसे पहले, बस। पद्मावत के टाइम में ही मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी थी इनके टाइम पीरियड में ही।
फिर आते हैं इनके बाद हुमायूं के बाद आते हैं कौन, हमारे अकबर आते हैं। इनका टाइम पीरियड था क्या, 1556 से लेकर 1605 तक का इनका टाइम पीरियड था। 49 साल तक इन्होंने लगभग 50 साल तक शासन किया, ठीक है। और ये 14 साल की उम्र में ही गद्दी पर बैठ गए थे। क्यों, बताती हूँ अभी। क्योंकि हुमायूं को डेथ हो जाती है ना। और जो है इनका जन्म कब होता है अकबर का, 15 अक्टूबर 1942 को इनका जन्म होता है, जो कि अमरकोट में जन्म होता है इनका, ठीक है। और मदर का नाम था इनका हामिद बानो बेगम, है ना। यानी कि कौन थी, हामिद बानो हुमायूं की पत्नी थी, यानी कि अकबर की मम्मी हुई। फिर फादर का नाम क्या था, हुमायूं था। संरक्षण के थे कौन, इनके संरक्षक थे इनके बैरम का, जिन्होंने इनको पालन पोषण किया था, ठीक है। और इन्होंने अकबर ने कौन कौन सी लड़ाई की है, कौन कौन सी बैटल की है, देखो। 1556 में बैटल ऑफ पानीपत द्वितीय, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। लेकिन अगर पूछने लगे पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो वो 1556 में हुई थी। अकबर और किसके बीच में हुई थी, वो हैमू के बीच में हुई थी, ठीक है। जिसमें जो है हैमू हार जाता है और अकबर जीत जाते हैं। फिर 1560 से लेकर 1562 तक क्या होता है, हरम गवर्नमेंट आती है, ठीक है। और फिर 1561 में क्या होता है, मालवा पे अटैक करते हैं ये। यहाँ पे मालवा में कौन होते हैं उस समय, बाज बहादुर होते हैं शासक। फिर 1562 में ट्रीटी ऑफ आमिर, आमिर की संधि कब होती है, 1562 में होती है, जो यहाँ का किंग भैरमल शासक होता है, ठीक है। और मालवा पे कौन होता है, बाज बहादुर। मालवा के 1561 में मालवा पे अटैक करते हैं, जो कि बाज बहादुर होते हैं। 1562 में ट्रीटी ऑफ आमिर, आमिर की संधि होती है 1562 में, जो कि किंग भैरमल यहाँ के शासक होते हैं। और 1562 में क्या होता है, अबोलिश करता है स्लेवरी सिस्टम, जो गुलाम वंश था ना, उसको ये ख़त्म करता है कौन, गुलाम प्रथा थी या फिर गुलाम जो भी था वंश था, उन सबको गुलाम सिस्टम को, प्रथा थी जो भी सिस्टम चला हुआ था स्लेवरी का, है ना, उसको खत्म करता है कौन, अकबर करता है 1562 में। फिर 1563 में क्या करता है ये, पिलग्रिम टैक्स, जो तीर्थयात्री था ना उन पर इन्होंने टैक्स लगा दिया 1563 में, बेकार काम करा बहुत। 1564 में क्या करा इन्होंने, अबोलिश कर दिया जजिया टैक्स, जजिया कर को टैक्स समाप्त कर दिया किसने, अकबर ने, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पीरियड में ना महाराणा प्रताप जो थे ना, इनका जन्म होता 1540 में। ये कौन थे, ये राजस्थान के मेवाड़ के कुंभलकुट, इनका जन्म होता कहाँ पे, कुंभलगढ़ एक फोर्ट है, किला है कुंभलगढ़ का, वहाँ पे इनका जन्म होता 1540 में, राजस्थान के मेवाड़ में। महाराणा प्रताप का इनके कंटेम्प्रेरी थे अकबर के, ठीक है। इनसे भी लड़ाई होगी इनकी अभी। और देखो यहाँ पे 1571 में कैपिटल बनाते हैं फतेहपुर सीकरी। अगर क्वेश्चन आ गया ना, अकबर ने अपनी कैपिटल कौन सी बनाई थी, वो बनाई थी इन्होंने फतेहपुर सीकरी। और बाबरी मस्जिद बनाई थी बाबर द्वारा 1528 से लेकर 1529 तक का, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये इन्होंने बहुत सारी लड़ाई करी है, युद्ध करे हैं। पहले तो 1573 में इन्होंने गुजरात पर अटैक किया था, जो कि मुजफ्फरपुर शाह यहाँ के शासक थे गुजरात के, ठीक है। फिर 1575 में करते हैं ये इबादत खाना बनाते हैं 1575 में, ठीक है। फिर 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई होती है, जो कि महाराणा प्रताप के साथ होती है लड़ाई, ठीक है। फिर वही वाले महाराणा प्रताप जो अभी हम आगे यहाँ पे पढ़ के आए थे, ठीक है। और 1578 में इबादत खाना बनाते हैं दोबारा से ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, जो धार्मिक जो होते हैं ना, रिलीजियस जो भी धार्मिक माथापति है कौन, इबादत खाना 1578 में बनाते हैं दोबारा से इसको। ये 1581 में बनाते हैं ये है ना, काबुल पर अटैक करते हैं, जो कि यहाँ के मिर्जा हाकिम शासक होते हैं काबुल के। 1582 में दीन इलाही बनाते हैं, जो कि फ्लॉप हो जाती है। फिर 1586 में ये कश्मीर पे अटैक करते हैं, 1592 में सिंध पर अटैक करते हैं, और 1599 में ये अहमदनगर पर अटैक करते हैं, जो कि यहाँ का चंद बीवी शासक होते हैं। 1601 में ये अजीरगढ़ पर अटैक करते हैं, और 1605 में इसकी डेथ हो जाती है अकबर की, ठीक है। और मनसब सिस्टम चलाते हैं ये, मनसब प्रथा चलाते हैं कौन, अकबर, है ना। और ये ना मिनिमम सैलरी बोलते हैं कि 10 रुपये तो होनी चाहिए, और मैक्सिमम सैलरी बोलते हैं 1200 तो होनी चाहिए। 9 ज्वेल्स, नवरत्न किसके भी काल में थे, अकबर के काल में थे। कौन कौन से थे नवरत्न, पढ़ लेते हैं नाम उसके। बीरबल, जिसका रियल नेम था महेश दास, आ सकता है। कौन था, एडवाइज़र था, सलाहकार था किसका, अकबर का। तानसेन कौन था, संगीतज्ञ था या फिर म्यूजिशियन था। टोडरमल कौन था, फाइनेंस मिनिस्टर था यानी कि वित्त मंत्री था। और ये क्या था, मान सिंह कौन था, चीफ कमांडर था, ठीक है। और अबुल फजल कौन था, कवि था। अबुल कलम खान ए कहना, ये कौन थे, ये बैरम शाह के पुत्र था। देखो गुजरात, बैरम शाह के पुत्र कौन था हमारा, ये था अब्दुल कलाम खान ए कहना। ये कवि था किसके दरबार में, अकबर के दरबार में, ठीक है। और इनकी डेथ कब होती है, अब्दुल कलाम खान ए कहना की डेथ होती है कब, गुजरात में होती है। 1561 में डेथ हो जाती है इनकी, ठीक है, बैरम शाह के पुत्र की। और फैजी कौन था, फैजी भी पोइट था। भगवान दास भी पोइट था, कवि था। मुल्ला दो प्याजा कुक था, रसोइया था, ठीक है, अकबर के दरबार में। नवरत्न ये इनके नोट। मनसा प्रथा स्टार्ट करी थी इन्होंने 1575 में, ठीक है। मनसा प्रथा कब स्टार्ट करी थी इन्होंने, 1575 में मनसा प्रथा स्टार्ट की थी। इबादत खाना बनाया था इन्होंने, है ना। और ये क्या है हमारा, आइन अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी, जो कि पर्सी लैंग्वेज में लिखी थी, पर्सी लैंग्वेज में, ठीक है। अब बिल्डिंग, कौन कौन सी बिल्डिंग बनाई है इन्होंने,
दीवाने आम, दीवाने खास, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद का किला, बुलंद दरवाज़ा, जोधबाई महल और इबादत खाना बनाया है इन्होंने, ठीक है। अब बढ़ रहे हैं हम जहांगीर। 1605 से लेकर 1628 तक का टाइम पीरियड है। इन्होंने जो है इनका जो चाइल्डहुड बचपन का नाम क्या था, सलीम था। ये फिर इसको हम सेखू बाबा भी बोलते थे, सेखू बाबा। क्यों बोलते थे सेखू बाबा? क्योंकि ये है ना सलीम चिश्ती के दरबार, सलीम क्यों बोलते थे इनको बचपन में जहांगीर को? क्योंकि जो ये सलीम है ना, ये सलीम चिश्ती के दरबार में जाते थे मुराद पाने के लिए, ठीक है। ओके। और यही वो जहांगीर है, इडियट या फिर मेंटल बोल दो उसको। क्यों? क्योंकि जब जो ब्रिटिश आने वाली थी ना, अब ब्रिटिश हमारे इंडिया में कब आई थी? 1600 में आई थी। 1625 का टाइम पीरियड है जब ब्रिटिश आई थी इंडिया में, और वो सोच रही थी कि जो भी यहाँ पे मुग़ल है ना, ये जो भी मुग़ल का शासन चल रहा था, इनको थोड़ा सा उल्लू बनाया जाए और अपने ब्रिटिश में, इनके जो इंडिया में जो है यहाँ पे अपनी ब्रिटिश कंपनी स्थापित कर ली जाए, है ना। तो ये इनकी बातों में आ गया था जहांगीर, ठीक है। ये तो आइंदा खैर अभी औरंगजेब आएगा पूरी तरीके से, तो ठीक है। अभी यहाँ पे पढ़ लो उसको थोड़ा सा। बस इसके काल में 2 आते हैं ब्रिटिश। कौन कौन से? एक तो आता है थॉमस रॉय, एक आता है कैप्टन हॉकिंस। बताओ ये कब आया था? वो भी 3 साल बाद ही आ गया था। 1608 में आया था कैप्टन हॉकिंस और 1615 में आया था थॉमस रॉय, ठीक है। अभी पढ़ते हैं इनको। और असेंसन, हत्या कर दी थी ऑफ गुरु अर्जन देव। जो सिख गुरु थे ना, सिखों के गुरु रहे 10, ठीक है। पहले थे कौन? गुरु नानक, जिन्होंने स्थापना की थी इसकी, सिख धर्म की। फिर आए थे अंगद, जिनको हम लैंड बोलते थे, ठीक है। फिर आए थे हमारे कौन? गुरु अंगद। फिर अमरदास आते हैं, फिर रामदास आते हैं, फिर आते हैं अर्जन देव आते हैं, फिर आते हैं हमारे हर राय, फिर हरकिशन आते हैं, फिर ये हरगोविंद वगैरह आते हैं, है ना। इस तरीके से आते हैं। फिर लास्ट में आता है JTB यानी गुरु तेग बहादुर। फिर आते हैं कौन हमारे? ये आते हैं लास्ट है हरगोविंद, वो थे गुरु गोविंद, ठीक है। तो ये लास्ट थे, इनके 10 रहे हैं, ठीक है। तो ये थे ना जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जन देव। इनकी डेथ कौन करता है? इनकी डेथ करता है ये जहांगीर, ठीक है। बड़ी कड़ी सजा देती है इनको, ये अर्जन देव को। क्यों देते हैं? क्योंकि इनसे ज़बरदस्ती कह रहे थे कि तुम इस्लाम धर्म को अपनाओ, लेकिन ये मना कर रहे थे, ठीक है। और रावी नदी के तट पर या फिर वहाँ पे अपने ये प्राण को त्याग देते हैं, ठीक है। जहांगीर की 3 पत्नियाँ थी। कौन कौन सी? देखो, बाबर की थी तो महम बेगम, और जो वो थी ना कौन, हुमायूं था, उनकी कौन थी? हामिद बानो बेगम। जो कि किसकी? अकबर की क्या थी ये? अकबर की नहीं, उनकी क्या बोलते हैं, हुमायूं की क्या थी? पत्नी थी हामिद बानो बेगम। और हुमायूं को बाद कौन आता है? बाबर, हुमायूं, अकबर। हाँ, अकबर की मम्मी थी, है ना, वही सही बोल रही थी मैं, ठीक है। अब ऐसे जहांगीर आता है। जहांगीर, अकबर की पत्नी का नाम पता नहीं हमें क्या है, लेकिन जहांगीर की पत्नी पढ़ लेते कौन कौन है जो इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 3 शादी की थी। पहले तो 1585 में इन्होंने मानबाई से शादी की थी, ओके। फिर 1527 में इन्होंने जो है जगत गोसाई से शादी की थी। ये जो है इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, इसलिए इन्होंने कहा इनको जोधा टाइटल दिया। फिर 1611 में इन्होंने मेहरुनि से शादी की, जिनको उन्होंने कहा नूरजहाँ, ठीक है। आगे पढ़ रहे हैं। 52 राजाओं को कैद करके रखा था इन्होंने, और छठे गुरु हरगोविंद थे ना, उनको भी इन्होंने कैद कर लिया था, ठीक है। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी क्या थी? तुझु के जहांगीर इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, जो कि पर्सी लैंग्वेज में थी, ठीक है। मेहरुनिसा कौन थी? मेहरुनिसा वही थी जो डॉटर ऑफ मिर्जा थे ना, मिर्जा ग्यास बेग, उनके जो है बेटी थी कौन? मेहरुनिसा। और जो मिर्जा थे ना, मिर्जा, इन्होंने जो है अटैम्प्ट टाइटल गिवन बाय जहांगीर। जहांगीर ने इनको जो है टाइटल को अटैम्प्ट किया था, ठीक है, मिर्जा को। और इनके टाइम में जो है, जहांगीर के टाइम में जो है पेंटिंग बहुत ज़्यादा ग्लोरी थी, यानी कि पेंटिंग जो है फल फूल रही थी। पेंटिंग का काम ज़्यादा स्टार्ट हो गया था किसके टाइम में? जहांगीर के टाइम में। चैन ऑफ जस्टिस, ओके। चैन ऑफ जस्टिस, किंग ऑफ जस्टिस, ये चल रहा था यहाँ पे। अब इसको छोड़ के आइए, इसको पढ़ो। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आता है, जो कि अंग्रेज शासक था। और ये जो ब्रिंग अल्यूरिंग थिंग, मतलब अल्यूरिंग मतलब अट्रैक्टिव थिंग लेके आता है कुछ चीज़, ताकि जो है ये जहांगीर जो है मतलब जो एकदम अट्रैक्टिव हो, ताकि ये जो है इसके बहकावे में आ जाए और लालच में आ जाए, और जो है थोड़ी सी यहाँ पे हमें जो है जगह दे दे, ताकि बस हम यहाँ पे थोड़ा करके यहाँ पे को जो है नींव अपनी स्थापित कर लेंगे, है ना। इसका इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था। फिर 1615 में फिर से आता है कौन? सर थॉमस रॉय आता है। बस ये आता है क्वेश्चन ऐसे कैसे आएगा कि कैप्टन हॉकिंस कब आया था? तो 1608 में आया था। सर थॉमस रॉय कब आया था? 1615 में आया था। अब इसका टॉम कहाँ पे है? इसका टॉम है लाहौर में, ओके। आगे चलते हैं। अब जहांगीर के बाद था शाहजहाँ।
शाहजहाँ 1628 से लेकर 1658 तक, यानी कि 30 साल तक शासन किया शाहजहाँ ने। इनका बचपन का नाम था खुर्रम, ठीक है। क्या नाम था इनका बचपन का नाम? शाहजहाँ का खुर्रम था। इनकी वाइफ थी अर्जुमंद बानो बेगम, जिनको जो है ये मुमताज़ महल भी बोलते थे, ठीक है। मेरे को जो है बैठे बैठे दिमाग खराब हो गया। मॉन्यूमेंट्स ऑन ग्लोरी, इनके टाइम में देखो, जहांगीर के टाइम में तो पेंटिंग चरम सीमा पे थी, लेकिन शाहजहाँ के टाइम में मॉन्यूमेंट्स, यानी कि जो भी ये आगरा का किला है, ताजमहल है, चार महल है, जो भी है, इन सब के जो है ये ग्लोरी पे आ रहे थे उस समय, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे, चरम सीमा पे थे, ठीक है। बिल्ट ए सिटी नेम्ड एज ए शाहजहाँबाद, इन्होंने अपने नाम पे शाहजहाँबाद वो बनाई थी, एक सिटी बनाई थी, ठीक है, शहर बनाया था शाहजहाँबाद। बैटल अगेंस्ट पोर्तुगी के खिलाफ इन्होंने जो है, पुर्तगाल के खिलाफ इन्होंने जो है बैटल यूज़ करा था बंगाल में, ठीक है। और औरंगजेब अरेस्टेड हिम इन आगरा फोर्ट, औरंगजेब को तो शाहजहाँ का बेटा था औरंगजेब, अपने पापा को, ये औरंगजेब जो है ना शाहजहाँ को पकड़ लेता है, आगरा के फोर्ट में अरेस्ट कर लेता है, ठीक है। और डाइड इन 1666 में। जो शाहजहाँ है इनकी जो डेथ होती है 1666 में होती है, लेकिन इनसे पहले इनकी पत्नी जो है 1631 में अर्जुमंद बानो मर जाती है, जिनकी याद में आगरा किला बनाते हैं, ठीक है। अब देखो बिल्ट, इन्होंने क्या क्या बनाया है पढ़ लेते हैं। इन्होंने तख्ते ताउस बनाया है, ठीक है, जिसमें कोहिनूर का हीरा लगा हुआ था पहले, ठीक है। 22 मार्च 1635 को बनाया था इन्होंने, क्या तख्ते ताउस बनाया था इन्होंने 22 मार्च 1635 को। मयूर सिंहासन था ये, कोहिनूर का हीरा यहाँ पे लगा था, लेकिन अब कहाँ पे है कोहिनूर का हीरा प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। उसको ना देखो, जो ये नादिर शाह है ना, ये कोहिनूर का हीरा लौट कर ले गया था, ठीक है, टर्की ले गया था ये नादिर शाह, लेकिन अब कहाँ है प्रेजेंट टाइम में कोहिनूर का हीरा? ये एक लंदन में एक ज्वेल्स म्यूजियम है, वहाँ पे रखा हुआ है, और जो इंग्लैंड की महारानी है ना, उनके ताज में लगा हुआ है, ठीक है। देखो प्रेजेंट में कोहिनूर का है लंदन ज्वेल्स म्यूजियम में, इंग्लैंड की महारानी के ताज में लगा हुआ है, ठीक है। अगर पूछने लगे कि कोहिनूर का हीरा कौन लूट के ले गया था, तो नादिर शाह लूट के ले गया था, जो कि कहाँ पे ले गया था? टर्की में ले गया था, ठीक है। और 22 मार्च 1635 को तख्त ताउस बना था हमारा। फिर इन्होंने क्या बनाया? और तख्त ताउस बनाया, नगीना मस्जिद बनाई 1635 AD में, ताजमहल बनाया था 1631 से लेकर 1653 तक का। और जो ताजमहल बनाया था ना, दो इंसान बनाए थे, एक तो था हमारा कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा खान, इन दोनों के हाथ कटवा दिए थे इन्होंने। ये रहे उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद ईसा खान, इन दोनों के हाथ कटवाए थे 1631 से लेकर 1653 तक का। इतने सालों में तो बना था ताजमहल। 50,000 वर्कर लगे थे इसमें काम करने के लिए, और 1,000 हाथी लगे थे यहाँ पे, ठीक है। लाल किला बनाया था इन्होंने ही, शाहजहाँ ने 1638 में, ठीक है। जामा मस्जिद बनाई थी 1644 में। मोती मस्जिद बनाई थी 1648 में, जो कि आगरा में है, ओके। नोट, मोती मस्जिद एक और आएगी जो कि औरंगजेब ने बनवाई थी, ठीक है, जो कि कहाँ पे? लाल किला में बनी है, स्मॉल है बहुत, ठीक है। आगे चलते हैं, आप पढ़ रहे हैं औरंगजेब, जो कि कौन है? शाहजहाँ का बेटा है। 1658 से लेकर 1707 तक का टाइम पीरियड है। टाइटल, इन्होंने अपने आप को क्या कहा? औरंगजेब ने जिंदा पीर का अपने आप को, इन्होंने शाही दरवेश का इन्होंने अपने आप को, और आलमगीर का इन्होंने क्या कहा इन्होंने आपको? शाही दरवेश, आलमगीर और जिंदा पीर। औरंगजेब ने अपने आप को क्या कहा? जिंदा पीर हूँ, शाही दरवेश हूँ, मैं तो आलमगीर हूँ। 1658 में कैप्चर्ड शाहजहाँ, इन्होंने शाहजहाँ को जो है कैप्चर, बंदी बना लिया, ठीक है। और कोरोनेशन सेरेमनी कर ली थी अपनी, जो है इन्होंने राज तिलक करवाया था कि मैं बैठूंगा सिंहासन पे, ठीक है। अपने पापा को कब्जे में करके कहा कि मैं बैठूंगा गद्दी पे अब, ठीक है। और 1659 में बैटल ऑफ दरमत या फिर बैटल ऑफ देवराय का युद्ध हुआ था, जिसमें डिफीट दारासिको को हराता है, ठीक है। कौन? औरंगजेब जो है दारासिको को कब हराता है? दारासिको को हराता है ये 1659 में, बैटल ऑफ दरमत में और देवराय में। दारासिको के बाहर जाने पर, जब दारासिको बाहर जाता ना, तो शाहजहाँ को ये कैप्चर कर लेता है ये, ठीक है। 1659 में कोरोनेशन सेरेमनी इन रेड फोर्ट आफ्टर डिफीटिंग दारासिको, जब ये दारासिको को भी हरा देता है दोबारा से अब्जा, फिर से 1659 में फिर दोबारा कोरोनेशन करवाता है अपना, ये राज तिलक करवाता है, खुद बैठ जाता है गद्दी पे अब, ठीक है। अब क्या करता है? 1669 में ही अबोलिश्ड झरोखा दर्शन, जो झरोखा दर्शन थी ना पहले स्टार्ट किया हुआ था, उसको ये समाप्त कर देता है। 1669 में टर्मिनेट करता है ऑल म्यूजिशियन ऑन हिज कोर्ट, जो भी ऑफिस कोर्ट, या जो भी इसके संगीतज्ञ थे ना, या म्यूजिशियन थे, गाना गाने वाले थे ना, गायक थे, उनको ये बर्खास्त कर देता है 1669 में। और 1670 में अबोलिश करता है तुलादान सिस्टम, जो तुलादान सिस्टम चली हुई है ना, उसको ये अबोलिश खत्म कर देता है, ठीक है। अबोलिश नवरोज फेस्टिवल किसने स्टार्ट किया था? बलबन ने, है ना, जो कि स्टार्टेड बाय बलबन ने स्टार्ट किया था, उसको ये समाप्त करता है कौन? औरंगजेब। इन 1669 में रिम्पोज करते जजे टैक्स को दोबारा से स्टार्ट कर, मतलब
दोबारा से इम्पोज कर देता है। कौन? औरंगजेब। वाइफ थी इसकी कौन? दिलरास बानो बेगम, जिसका जो कि ईरान की थी। ठीक है, ये दिखाया मैंने। फर्स्ट इंट्रोड्यूस मोहम्मद बिन कासिम ने किया था जे टैक्स को इंट्रोड्यूस। ठीक है, बस आगे चलते हैं। बिल्डिंग, कौन कौन सी बिल्डिंग बनाई है इन्होंने? हाँ, ये देखो बिल्डिंग बनाई है इन्होंने। मोती मस्जिद जो कि रेड फोर्ट में है। बीबी का मकबरा जो कि 1668 में, यानी कि 1668 में बनाया था। ठीक है, बीबी का मकबरा। और ब्लैक ताजमहल भी बनाया था इन्होंने, जो कि ताजमहल की कॉपी है, जो कि कहाँ पे है? ये एमपी के बुरहानपुर एक शहर है, वहाँ पे पड़ता है। काला ताजमहल, बिल्कुल डिट्टो, गूगल कर लेना, ताजमहल की कॉपी है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस काला कलर का है। एमपी के बुरहानपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, शहर में पड़ता है। टॉम्ब, इनका जो टॉम्ब है कहाँ पे है? 1707 में इनकी डेथ हो जाती है औरंगजेब की। और इनका टॉम्ब कहाँ पे है? औरंगाबाद में है, जो कि प्रेजेंट टाइम में औरंगाबाद का नाम क्या पड़ चुका है? संभाजी नगर पड़ चुका है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं इसको। पागल राजा तो बोला था हमने, किसको बोला था हमने? मोहम्मद बिन तुगलक को बोला था। लेकिन हमने मूर्ख लंपट राजा किसको बोला था? ये बोलते हैं हम जहादार शाह को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसने ना रिलैक्सेशन, बहुत सारे रिलैक्सेशन दिया था। टोल ड्यूटीज, ब्रिटिश थे ना, जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने बहुत सारा रिलैक्सेशन दिया था इन टोल ड्यूटीज़ में। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं मूर्ख लंपट राजा, जहादार शाह को बोलते हैं। अगर पूछते हैं रंगीला राजा की कौन है, तो रंगीला राजा कौन था? ये ना मतलब जो फीमेल्स थी उनके सामने निवस्त्र घूमता था, ये ऐसी रंगीला राजा, जिसको रंगीला राजा बोलते हैं। और बात क्या है, क्योंकि इन्होंने कौन थे ये? पहले तो पढ़ लो। महमूद शाह थे रंगीला राजा। ठीक है, गेव अनलिमिटेड लैंड टू ब्रिटिश, इन्होंने जो बहुत सारी ज़मीन दी थी ब्रिटिशर्स को, जो अंग्रेज थे, उन्होंने अंग्रेजों को बहुत सारी ज़मीन दी थी दान में। ठीक है, और अलाउ दैम टू प्रिंट देयर करेंसी, इन्होंने कहा कि तुम अपने जो है पैसे छाप सकते हो, अपनी करेंसी छाप सकते हो ब्रिटिशर्स को। यानी कि खुद ही तो ये इनवाइट कर रहे थे, खुद ही उनको सारी अलाउंस दे रहे थे। ठीक है, तो इसलिए इसको रंगीला राजा बोलते हैं हम, पागल राजा बोल रहे थे हम इनको। और पागल राजा कौन है हमारे? मोहम्मद बिन तुगलक है। तो हमें तीनों अलग अलग याद कर लो। मूर्ख लंपट राजा जहादार शाह, रंगीला है महमूद शाह, और पागल है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी बीच में कौन आए थे हमारे? पढ़ा था हमने जब जहांगीर का टाइम पीरियड चल रहा था 1605 में, है ना। और तो उसी समय आते हैं 1600 में कौन? ब्रिटिशर्स आते हैं हमारे। रेड ड्रैगन शिप होता है, उसके उसी में बैठ के आते हैं ये। ठीक है, कौन? ब्रिटिशर्स। तो पहले पुर्तगाली कौन थे जो आए थे हमारे? वो थे कौन? वास्को डी गामा थे, जो कि 1498 में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? यहाँ पे आते हैं। ठीक है, गोवा में आते हैं ये। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आते हैं पोर्तुगीज़। लेकिन 1502 में बहुत सारे मैनी पोर्तुगीज़ का मतलब बहुत सारे पुर्तगाली आते हैं। ठीक है, और उस समय अपने इंडिया में किस किस का शासन चल रहा था पढ़ते हैं। देखो, सिख भी थे, मराठा भी थे, मैसूर भी थे, हैदराबाद था, कलिंग था, बंगाल थे, ये और अवध। ठीक है, इन सब ये सब था उस समय हमारे इंडिया में। ठीक है, ओके। अवध है ये। ठीक है, अवध। तो ये चल रहे थे। और देखो, और ये देखो यहाँ पे मैसूर में थे, टीपू सुल्तान का शासन चल रहा था। जब वास्को डी गामा इंडिया में आए थे ना, तो उस समय मैसूर में टीपू सुल्तान का शासन चला था। टीपू सुल्तान कौन थे? सन ऑफ हैदर अली के बेटे थे। इन्होंने, टीपू सुल्तान ने रॉकेट बनाया था सबसे पहले, है ना। और कमांडर ऑफ वैदियार डायनेस्टी के कमांडर थे। ठीक है, और हैदराबाद में निजाम का शासन चल रहा था। ठीक है, कलिंग जो समय उस समय जब ब्रिटिशर्स आए थे, व्यापार का केंद्र था। बंगाल में सिराजुद्दौला का शासन चल रहा था, और अवध में शुजा-उद-दौला का शासन चल रहा था। दोनों अलग अलग है, सिराजुद्दौला, शुजा-उद-दौला। ठीक है, जो ये अंग्रेज थे, ल्यूर करते हैं, यानी कि इनको लुभाते हैं, इनको लालच देते हैं हैदराबाद के निज़ाम को। ठीक है, और इनको भी अल्यूर करते हैं। अल्यूर है ये। ठीक है, अल्यूर करते हैं, अल्यूर में से लुभाना, अट्रैक्ट करना। तो इनको भी लालच देते हैं, बंगाल को भी, सिराजुद्दौला को। ठीक है, और बस जाते हैं यहाँ के, फिर जो है अपनी नींव रख लेते हैं। अब यहाँ से अब जो है यहाँ से कौन आ जाते हैं ये? अब ब्रिटिशर्स अपने इंडिया में आगे एंट्री ले ली उन्होंने। ठीक है, अब देखो, अब जब एंट्री ले ली तो ये कुछ कोशिश तो कर रहे होंगे थोड़ा बहुत कि जाओ यहाँ से, निकलो बाहर वापस। तो युद्ध भी हुए थे इसीलिए। तो युद्ध कौन कौन से हुए थे? एंग्लो मैसूर वॉर फर्स्ट। ये रे, एंग्लो मतलब कौन? जो ये थे हमारे अंग्रेज थे ना, इन अंग्रेजों का और मैसूर का युद्ध हुआ, मैसूरों का और अंग्रेजों का युद्ध हुआ था। तो वो कब हुआ था? वो होता हमारा 1767 से लेकर 1769 में युद्ध हुआ था पहला। एंग्लो मैसूर वॉर फर्स्ट कब हुआ था? 1767 से लेकर 1769 तक। ठीक है, 2 साल युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान जीत जाते हैं इसमें। ठीक है, टीपू सुल्तान कौन थे? हैदर अली के बेटे थे। ओके, जिन्होंने रॉकेट बनाया था सबसे पहले। फिर दूसरा कब होता है एंग्लो मैसूर युद्ध? दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हमारे 4 हुए हैं। पहला हुआ था हमारा 1767 से लेकर 1769 तक हुआ था। फिर 1780 से लेकर 1784 तक हुआ था। इसी में हमारा ट्रीटी ऑफ मंगलोर की संधि हुई थी। ट्रीटी ऑफ मंगलोर पे हमारी यहीं पे हुई थी
1780 से लेकर 1780 तक, ठीक है, यानी कि 1780 से लेकर 1784 तक। फिर एंग्लो वॉर थर्ड हुआ था हमारा 1790 से लेकर 1792 तक हुआ था। इसमें ट्रीटी ऑफ त्रावणकोर हुई थी। अगर क्वेश्चन आ गया ना ट्रीटी ऑफ मंगलोर कब हुई थी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी हमारी 1780 से लेकर 1784। अगर पूछने का ट्रीटी ऑफ त्रावणकोर होती है कब, तो 17 ये होती है हमारी 1790 से लेकर 1792 में, ठीक है। अब जो हमारा फोर्थ युद्ध होता है मैंगलोर का, एंग्लो मैसूर जो युद्ध होता है हमारा फोर्थ, उसमें जो है क्या होता है 1798 से लेकर 1799 में जो है टीपू सुल्तान की ढाई होती है, ठीक है, फोर्थ युद्ध में ही। अब बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध भी पढ़ लो कब हुए थे मैंने। प्लासी का युद्ध हमारा 1757 में होता है। और यहाँ पे ये किसके बीच में होता है, सिराजुद्दौला के बीच में होता है। सिराजुद्दौला कौन था, बंगाल का नवाब था, ठीक है। डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स, जो कि ब्रिटिश द्वारा हरा दिया जाता है किसको, सिराजुद्दौला को। और फिर 1764 में होता है हमारा बक्सर का युद्ध। 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें ब्रिटिश डिफीट कर देते हैं मीर कासिम को और शुजाउद्दौला को। जो देखो जब ब्रिटिश यहाँ पे आते हैं ना बंगाल में, तो सिराजुद्दौला का शासन चल रहा होता है। तो 1757 में प्लासी का युद्ध भी होता है यहाँ पे, तो सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। फिर अवध में जाते हैं 1764 में, यहाँ पे शुजाउद्दौला को बक्सर के युद्ध में हरा देते हैं, ठीक है। बस अब यहाँ पे देखो शुजाउद्दौला कौन था, नवाब ऑफ अवध में पढ़ के आया वहाँ पर ही। एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो और मराठा का वॉर कब हुआ था हमारा, जो ये थे हमारे मराठा एंग्लो, जो अंग्रेज थे और जो मराठा का युद्ध कब हुआ था हमारे, इनके साथ तो 4 युद्ध हुए अंग्रेजों के। इनके साथ कब हुए थे, एक युद्ध हुआ वो भी 1775 से लेके, याद रहेगा यहाँ पे, इसको यहीं पे लिख लो, ठीक है, 1775 से लेके 1813 तक एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। और सिखों का युद्ध कब हुआ था, 1845 से लेके 1849 तक, ठीक है, ऐसे याद रहता है युद्ध। बैटल लिख लो, बैटल, BATTLE बैटल, ठीक है, बैटल। एंग्लो ANG एंग्लो, एंग्लो, ओके, तो ऐसे याद रहता है। 1775 से लेके 1813 तक एंग्लो मराठा युद्ध हुआ। और सिखों का और एंग्लो का युद्ध कब हुआ, 1845 से लेके 1849 तक। देख लो 1.5 घंटे में मैंने पूरा तुम्हारी जितने भी युद्ध हो गए, प्लासी का, हल्दी घाटी का, चित्रायन का और बक्सर का और एंग्लो मैसूर जितने भी हुए हमारे युद्ध, सारे इसमें हो चुके हैं, ठीक है। जितने भी अटैक हुए हैं सारे हमारे मॉडर्न मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये देखो यहाँ पर हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो 1 मिनट ब्रेक ले लो, चलती हूँ। तो जो ये मॉडर्न हिस्ट्री है हमारी, इसमें क्या था, हमारे थे मंगल पांडे। ये 1857 क्रांति क्यों हुई थी, किसने स्टार्ट करी, है ना, कुछ किसके दिमाग में सबसे पहले ये कीड़ा उठा, है ना, कीड़ा नहीं मान लो अच्छी बात थी वैसे, किसी दिमाग में ये उपज उठी कि अच्छा हमें लड़ाई करनी चाहिए, अंग्रेजों से हमें मतलब छुटकारा लेना चाहिए, ठीक है, क्रांति करो, अपने आप को बचाओ, निकालो बाहर यहाँ से इनको। ये सब किसके मन में उठा, तो मंगल पांडे थे एक। ये कौन थे मंगल पांडे, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसकी 34 नंबर की BNI जिसे बोलते हैं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, उनके रेजिमेंट में ये सोल्जर थी, ठीक है। कौन थे, मंगल पांडे एक सैनिक थे यानी सोल्जर थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो EIC थी ना उसके 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के ये सोल्जर थे, ठीक है। तो जो है ये इनके दिमाग, इन्होंने क्या करता है, ये 29 मार्च यानी कि 29 मार्च को 1857 में क्या करते हैं, ये जो है क्रांति कर देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं फिर, इसीलिए क्या होता है 6 अप्रैल 1857 को कोर्ट मार्शल करते हैं ये। फिर 8 अप्रैल 1857 को एग्जीक्यूशन ऑफ मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी जाती है, ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को। और बहादुर शाह जफर से मिलते हैं ये मुग़ल, ठीक है, जो कि कौन थे, बहादुर शाह जफर मुग़ल थे। अब जो है अब रिवोल्ट जो 1857 की क्रांति थी उसमें लीडर कौन कौन से थे, कहाँ की पढ़ते हैं देखो। दिल्ली से लड़ाई कौन कर रहे थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय मुग़ल थे, जो कि अभी भी है, ठीक है। कानपुर से लड़ाई कर रहे थे कौन, नाना साहिब। कालपी से तात्या टोपे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है। बरेली से खान बहादुर खान। झांसी से लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर से कंवर सिंह और इलाहाबाद से लियाकत अली। व्यापगत की सिद्धांत किसने दिया था हमारा, स्टार्टेड बाय डलहौजी। व्यापगत का मतलब क्या था, बस लूटना है और अपने में मर्ज करना है। ये डलहौजी था वायसराय उस समय, इसने स्टार्ट किया था, ठीक है, जो कि अंग्रेज़ था। तो ये सब हमें, अब इसकी कोई स्टोरी नहीं बनेगी, अभी तुम्हें याद करते हुए जाना है बस, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूरे का पूरा ऐसे फंसने के चांसेस है, डेट वाइज लिखेगा सब चीज़ मेंशन करके मैंने, ठीक है। 1864 में क्या होता है, ट्रांसलेशन सोसाइटी। क्वेश्चन वहाँ पे आएगा कि ट्रांसलेशन सोसाइटी या फिर साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी।
तो वो हुई थी 1864 में हुई थी स्थापना। ट्रांसलेशन सोसाइटी की स्थापना या फिर साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में हुई थी, सर सैयद अहमद खान ने की थी। इसी के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1875 में। 1875 में हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। ये भी कौन करते हैं? सर सैयद अहमद खान करते हैं, ठीक है। अब इंडियन एसोसिएशन कब फॉर्म हुआ था? ये क्या था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, आनंद मोहन ने, मतलब किसने फॉर्म किया था? पूछेगा वहाँ पे कि इंडियन जो एसोसिएशन है वो किसने फॉर्म किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन ने जो है इंडियन एसोसिएशन को, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन ने फॉर्म किया था। फिर 1876 में क्या होता है? इंडियन लीग की स्थापना होती है, जो कि कृष्णा मेनन करते हैं, ठीक है। जो अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी ना, उसी के 1 साल बाद इंडियन लीग की स्थापना होती है, कृष्णा मेनन इसकी स्थापना करते हैं। फिर 1885 में हमारी कांग्रेस बनती है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी जो होती है INC वो बनती है, जो कि मुंबई में इसकी फॉर्म होती है ये। और इसके जो फाउंडर थे कौन थे? AU ह्यूम थे। लेकिन पूछने लगा ना लीडर कौन थे, तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और इसके जो और भी फाउंडर थे कौन कौन? दादा भाई नौरोजी भी थे, लेकिन हम AU ह्यूम को बोलते थे ज़्यादा करके, ठीक है। और दिनसा एडोलजी वाचा भी थे। ये दिनसा कौन थे? दिनसा एडोलजी वाचा कौन थे? जिन्होंने इंडस्ट्री जो उद्योग थे ना उसको डेवलपमेंट में वर्क किया, काम किया है, ठीक है। लेकिन रियल फाउंडर कौन है INC के? वो है हमारे AU ह्यूम, ठीक है। और इन्होंने जो है दिनसा एडोलजी वाचा ने नाइटहुड की टाइटल जो उपाधि ली थी सबसे पहले 1917 में। और नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को भी दी थी किसी ने, या फिर कब त्याग दी थी उन्होंने वो भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले नाइटहुड की उपाधि इन्होंने दी थी कब? 1917 में। ग्रैंड ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा व्यक्ति किसको बोलते हैं सबसे पहले, है ना? वो है हमारे दादा भाई नौरोजी। और वायसराय कौन थे उस समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी? वो थी हमारे लॉर्ड डफरिन, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, मैंने देखे भी है। अब देखते हैं मतलब कांग्रेस का अधिवेशन कब कहाँ पे हुआ था और कौन इसके लीडर थे, वो पढ़ते हैं। सबसे पहले कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में हुआ था, जो कि व्योमेश चंद्र बनर्जी के लीडर थे। फिर 1 साल बाद ही दूसरा होता है अधिवेशन कांग्रेस का 1886 में ही कलकत्ता में होता है, जो कि दादा भाई नौरोजी के हेड थे। फिर 1886 में होता है तीसरी कांग्रेस का अधिवेशन, जो कि मद्रास में होता है। पहले बॉम्बे में, फिर कलकत्ता में, फिर मद्रास में होता है। फिर इसके हेड कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी इसके तीसरे हेड थे। फिर चौथी होती है हमारी कब? 1888 में होती है, जो कि इलाहाबाद में होती है। और जॉर्ज यूलेस के जो है 4th हेड थे। और ये थोड़े से याद कर लो बस। 1883 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और 1906 में होता है कलकत्ता में होता है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं कुछ ये। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, ये अधिवेशन है सारे, ठीक है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, जिसकी स्थापना करते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है, जो कि जिसकी स्थापना करते हैं सुभाष चंद्र बोस, लेकिन बाद में राजेंद्र प्रसाद को दे दिया जाता है, ठीक है। और बट रिजाइन ड्यू टू गांधी जी प्रोटेस्ट करते हैं ना, तो इसलिए रिजाइन कर देते हैं और फिर अपना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। 1948 में पट्टाभी सीतारामैया वो होता है, ठीक है। और गांधी जी की डेथ हो जाती है इसी में ही 1948 में, गोड़ से करते हैं। 1924 में क्या होता है? गांधी जी बेलगांव अधिवेशन की स्थापना करते हैं। और 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कराची अधिवेशन की स्थापना करते हैं। 1929 में जवाहरलाल नेहरू जो है लाहौर अधिवेशन की स्थापना करते हैं। और 1937 में जवाहरलाल नेहरू फैजापुर अधिवेशन की स्थापना करते हैं। 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट जो है अपनी स्थापना करती है होम रूल लीग की, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 1893 में जो गणपति फेस्टिवल है ना, वो बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। जो तुम आज गणपति जी का फेस्टिवल मनाते हो वो 1893 में बना था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है। 1893 में 1895 में जो दक्कन है ना, दक्कन महासभा है या फिर डेक्कन महासभा है, उसकी स्थापना 1895 में होती है। डेक्कन महासभा की स्थापना 1895 में होती है। और 1893 में हमारा गणपति महोत्सव होता है, जो कि बाल गंगाधर तिलक स्टार्ट करते हैं। 1896 में जो है शिवाजी फेस्टिवल स्टार्ट होता है, जो कि लोकमान्य तिलक जो थे इन्होंने स्टार्ट किया था शिवाजी फेस्टिवल को, ठीक है। 1896 में 3 साल बाद ही शिवाजी फेस्टिवल आता है लोकमान्य तिलक द्वारा। और ये लोकमान्य तिलक और बाल गंगाधर तिलक एक ही है, ठीक है। 1897 में क्या होता है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है, जो कि स्वामी विवेकानंद होते हैं, ये स्थापना करते हैं इनकी। और हेडक्वार्टर कथन का वेलूर मठ था, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और 1902 में क्या होता है? इंडियन ओपिनियन पत्रिका आती है, जो कि गांधी जी की पत्रिका होती है, ये पब्लिश करते हैं इंडियन ओपिनियन को गांधी जी। 1904 में क्या होता है? अभिनव भारत की सोसाइटी की स्थापना होती है, जो कि वीडी सावरकर करते हैं, जो कि वीडी सावरकर का जन्म होता है 28 मई को। इसलिए जो 28 मई को जो पार्लियामेंट बनाई गई थी ना हमारी नई संसद भवन, इन्हीं की जयंती पर बनाई गई थी, ठीक है। और एक होते हैं गणेश वासुदेव, ये भी गणेश वासुदेव और गणेश सावरकर, वासुदेव नहीं, गणेश सावरकर और वीडी सावरकर दोनों भाई थे। इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी 1904 में, ठीक है। और क्वेश्चन आ गया कि अभिनव भारत की सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में हुई थी।
1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है, ठीक है। वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे हमारे। कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन होता है 1905 में। 1905 में ही स्वदेशी और बॉयकट मूवमेंट आता है, स्वदेशी आंदोलन भी इसी दिन आता है 1905 में ही। मीटिंग कॉल्ड बाय ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मीटिंग कौन बुलाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी बुलाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम तो 16 तारीख को 16 अक्टूबर 1905 को जो है रक्षाबंधन के रूप में मनाएंगे, ठीक है। 1905 में जो है ये कार्लिल सर्कुलर भी इसी दिन आता है। कार्लिलिस, मेरे को बोलने आए कार्लिली सर्कुलर, इसको एक बार चेक कर लेना क्या है ये, मेरे को उसको बोलना नहीं आ रहा, ठीक है। 1905 में आता है कार्ले सर्कुलर होता है, कार्ले सर्कुलर होता है हमारा 1905 में। ओके, आगे चलते हैं। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, ठीक है। ऐसे कैसे क्वेश्चन आएगा? फाउंडर कौन थे इसके? फाउंडर थे रियल वाले मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये तो सारे ऐसे ही बस पढ़ लो। कौन कौन थे? आगा खान, और ये थे हमारे ख्वाजा सलीमुल्लाह और हकीम अजमल खान। लेकिन रियल फाउंडर कौन थे इंडियन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के? कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्होंने पाकिस्तान की अपनी अलग डिमांड की थी, ठीक है। वेन्यू कहा था इनका? ढाका में किया था इन्होंने, बांग्लादेश में। हेडक्वार्टर क्या था? लखनऊ था इनका, ओके। 1907 में सूरत विभाजन होता है, ठीक है, जो कि नरम दल और गरम दल दो पार्ट में बढ़ जाता है। नरम दल का नेतृत्व तो कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के वो थे, गुरु थे ये, ठीक है। और गरम दल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लाल बाल पाल। तीन तिगड़ी थी ये। लाल मतलब लाल बहादुर शास्त्री, पाल मतलब कौन थे? लाल बाल पाल। पाल थे विपिन चंद्र पाल, और बाल थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, और बाल कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ठीक है। बस आगे चलते हैं। 1908 में क्या होता है? 1908 में मुजफ्फरपुर बॉम्ब कांड होता है हमारा बाय खुदरीमन बोस द्वारा। 1908 में मुजफ्फरपुर बॉम्ब कांड होता है, ठीक है। 1909 में क्या होता है? मार्लिमेंटो एक्ट आता है, जो कि उस समय लॉर्ड हार्डिंग का रूल चल रहा होता है। कम्युनल इलेक्शन के प्रांतों में द्वैध शासन की बात चल रही थी इसमें, है ना, 1909 में। 1911 में दिल्ली दरबार की स्थापना होती है, जो कि बाय लॉर्ड हार्डिंग जो था ना, यही जो है दिल्ली दरबार की स्थापना करता है। और इस समय जो है चीफ गेस्ट बुलाता है। ये कौन कौन से? जॉर्ज फोर्थ और क्वीन मैरी। और ये जो जॉर्ज फोर्थ है, यही जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की वो देते हैं, उपाधि देते हैं, ठीक है। और इसी दिन 1911 में ही जो है न्यू कैपिटल दिल्ली बनती है हमारी। रिफ्यूज बंगाल पार्टिसिपेशन। 1911 में ही जो है बंगाल विभाजन को हम मना करते हैं कि बंगाल विभाजन नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा भी इसी दिन बनते हैं 1911 में। इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इन 1933 में रविन्द्रनाथ टैगोर कन्फर करते हैं विथ नाइटहुड टाइटल बाय जॉर्ज फोर्थ द्वारा। बताया था ना तुम्हें, जॉर्ज फिफ्थ है, सॉरी है, ठीक है। 1912 में क्या होता है? कैपिटल शिफ्टेड टू दिल्ली फ्रॉम कलकत्ता। कलकत्ता से हमारी जो प्रॉपर कैपिटल बन जाती है दिल्ली क्या बनती है? मतलब इंडिया की दिल्ली बन जाती है, ठीक है। 1912 में 1913 में क्या होता है? गदर पार्टी की स्थापना होती है, जो कि सैन फ्रांसिस्को, जो कि यूएसए में एक जगह है, वहाँ पे इसके वो है स्थापना होती है। और लाला हरदयाल और करतार सिंह और ये थे ना बरकतुल्ला, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। उसके फाउंडर कौन थे? लाला हरदयाल थे, ठीक है, गदर पार्टी के। 1914 में जो है कामागाटो मारू जो शिप होता है, जहाज होता है, वो इंसिडेंट होता है, जो कि जापान का एक जहाज है, ठीक है। और बाबा गुरदीप सिंह कौन होते हैं? सिंगापुर के बिजनेसमैन होते हैं ये। और ये इंडो कैनेडियन होते हैं, यानी कि इंडिया के भी होते हैं, कनाडा के भी होते हैं। तो ये जो क्या करते हैं? एंट्री करते हैं अलाउ कनाडा में, ठीक है, फॉर पंजाब के लिए। 1915 में क्या होता है? गांधी जी आते हैं इंडिया में, ठीक है। और 1916 में क्या होता है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। और मदन मोहन मालवीय स्थापना करते हैं किसकी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं। लखनऊ पैक्ट होता है हमारा इसी दिन 1916 में होता है, लखनऊ पैक्ट, जो कि मुस्लिम लीग समर्ज हो जाती है इसमें। लखनऊ जो समझौता होता है ना हमारा, उसमें मुस्लिम लीग हमारी जो है मिल जाती है अब हमसे 1916 में। होम रूल मूवमेंट, यानी कि होम रूल जो लीग होती है या फिर मूवमेंट होता है, इसको हम स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं। ये भी 1916 में चलता है हमारा, है ना। फर्स्ट स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में, जो कि अप्रैल में स्टार्ट किया था। लेकिन होम रूल जो दोबारा चलाया था ना, वो किया था एनी बेसेंट ने मद्रास में सितंबर में, ठीक है। साबरमती आश्रम भी 1916 में बनता है हमारा, जो कि गांधी बनाते हैं, ठीक है। नोट, न्यूज़पेपर थे दो, मराठा और केसरी, बाल गंगाधर तिलक के थे, और कॉमन और न्यू इंडिया एनी बेसेंट की थी पत्रिका, ठीक है। 1917 में चंपारण आंदोलन स्टार्ट होता है, जो कि राजकुमार 16 थे, इंडिगो के फार्म मतलब खेती के लिए जो है ये
वो करते हैं। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को पत्र लिखते हैं और फिर चंपारण में बुलाते हैं बिहार में। 1917 में होता है फिर ये आंदोलन। फिर 1918 में खेड़ा का आंदोलन होता है। फिर 1918 में ही हमारा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी होती है। और अभी 2-3 दिन के पहले ही मॉक टेस्ट में आता है और क्वेश्चन कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई थी, तो 1918 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे देखो 1919 में क्या होता है हमारा, मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आता है। और रोलेट एक्ट भी हमारा 1919 में आता है हमारा। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं बिना अपील, बिना वकील, बिना कानून का कानून, क्या है ये मैं तो बोल रही हूँ, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून, इस तरह से बोलते हैं, तो काला कानून बोलते हैं इसको ही। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसीलिए होता है। मैं जल्दी से पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे और भी काम है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि ये 2 घंटे में कवर हो जाए, पता नहीं होगा नहीं होगा। और खिलाफत आंदोलन बाय मोहम्मद अली शौकत अली द्वारा, जो खिलाफत आंदोलन जो चलता है वो भी 1919 में चलता है। किसके द्वारा, मोहम्मद अली द्वारा और शौकत अली द्वारा। फिर जो ये था ना खलीफा जो पद था, है ना, वो टर्की के सुल्तान होता है, उसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। वो टर्की के सुल्तान जो है खलीफा पद को जो है हटा देता है, फिनिश करता है इसी में ही 1919 वाले डेट में ही। फिर 1920 में क्या होता है हमारा, बीजी पास डवे, यानी कि जो बाल गंगाधर तिलक है उनकी डेथ होती है 1920 में। और न्यू कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जो है 1920 में ही आता है हमारा। गांधी जी गेव अप केसर ए हिंद, गांधी जो है अपनी केसर ए हिंद की जो उपाधि थी ना वो त्याग देते हैं कब, असहयोग आंदोलन में ही। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर भी अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग देते हैं, जो कि जिन्होंने जॉर्ज प्रथम ने दी थी। ठीक है, 1913 में, 1920 में त्याग दी। ठीक है, 1921 में क्या होता है, प्रिंस चार्ल्स आते हैं इंडिया में। ठीक है, 1922 में क्या होता है, चोरा कांड होता है हमारा, जो कि गोरखपुर में होता है यूपी में। और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टॉप्ड बाय गांधी जी, जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या था, असहयोग आंदोलन, उनको जो है खत्म कर देते हैं 1922 में। 1920 में स्टार्ट किया था गांधी जी ने और 1922 में खत्म कर दिया। ठीक है, रोक देते हैं उसको ये। फिर 1923 में क्या होता है, स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, जो कि कौन करता है, चित्तरंजन दास करते हैं और मोतीलाल नेहरू करते हैं। ठीक है, और 10 मार्च 1922 को क्या होता है, गांधी जो है गांधी को 6 साल की सेंटेंस सज़ा सुनाई जाती है। ठीक है, और 1924 में जो है किसकी स्थापना होती है, 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है, परफॉर्मेंस की है बाय राम प्रसाद बिस्मिल और सच्चिदानंद सान्याल द्वारा आचार्य की स्थापना होती है। ठीक है, किसकी, राम प्रसाद बिस्मिल और सच्चिदानंद सान्याल द्वारा 1924 में आचार्य की स्थापना होती है। 1925 में क्या होता है, RSS की स्थापना होती है 1 साल बाद ही, जिसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ठीक है, और कौन करता है, KB हेडक्वार्टर इसकी स्थापना करते हैं। RSS जो है इसकी स्थापना करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, KB हेडक्वार्टर की स्थापना करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, नागपुर महाराष्ट्र में है। काकोरी टेंट कहती भी हमारी इसी में होती है 1925 में ही। ठीक है, बाय HRA द्वारा। ठीक है, लूटेड 8,000 रुपये लूटे जाते हैं ब्रिटिशर्स के। ठीक है, अंग्रेजों को 8,000 रुपये लूटते हैं ये लोग, और 8,000 रुपये उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, 1926 में क्या होता है, नौजवान भारत सभा, NBS जिसे बोलते हैं, ये भगत सिंह इसकी स्थापना करते हैं। 1926 में NBS नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह करते हैं। ठीक है, और 1928 में क्या होता है, 1928 में साइमन कमीशन आता है इंडिया में, और लाला लाजपत राय साइमन कमीशन में जो है लाठीचार्ज में मारे जाते हैं। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट भी इसी दिन आती है, 1928 में आती है। जो HRA था ना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, उसका नाम अब पड़ गया था HSRA, जिसकी फुल फॉर्म थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, किसके द्वारा नाम पड़ गया था दोबारा से, ये बाय चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा इन फिरोज शाह कोटला में, दिल्ली और मोटो में। इसका मोटो क्या था, मोटो मतलब उद्देश्य क्या था इसका, लाहौर कॉन्स्पिरेंसी। ठीक है, और 1929 में पूर्ण स्वराज की स्थापना होती है, और बैंक ऑफ रिवर रावी। ठीक है, जो रावी थी ना, नदी थी ना, उसी के किनारे पे पूर्ण स्वराज की जो है स्थापना होती है, मतलब वो होती है, मांग होती है 1929 में। भगत सिंह जो है सरेंडर कर लेते हैं। ठीक है, और इनको थ्रू बॉम्ब, जो भगत सिंह है ना बॉम्ब फेंकते हैं धुएं वाले, और 112 दिन की इनको जो है हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल करते हैं, ये इनकी डेथ होती है वहीं पे। ठीक है, 1930 में क्या होता है, दांडी मार्च होता है। गांधी जी 24 दिन तक दांडी मार्च करते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है इसी दिन 1923 में ही। पहली गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब पहला गोलमेज सम्मेलन होता हमारा 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हमारा किस दिन होता है, 1930 में होता, और दांडी मार्च भी 1930 में होता। ठीक है, 1931 में क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है, 5 मार्च 1931 को होता है ये, इसकी रियल डेट है 5 मार्च 1931। 27 फरवरी को क्या होता है, ये क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद मार्टियार्ड होता है। ठीक है, और गांधी जी अटेंड करते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहले गोल में समझने में गांधी भाग नहीं लेते, लेकिन दूसरे में लेते हैं भाग ये। ठीक है, और इरविन चेंज करते हैं। इरविन जो है जो वायसराय था ना उस समय, वो चेंज हो जाता है, और नया वायसराय बनता है कौन, वेलिंगटन। ठीक है, अब 1930 में क्या होता है, फर्स्ट राउंड 1930 में बताया था मैंने पहली गोल में सम्मेलन हुई थी हमारी, जो कि जिसमें
87 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि एक थे उनमें जिन्ना, एक थे भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। और 1931 में सेकंड गोल मेज सम्मेलन होता है, जिसमें से गांधी अटेंड करते हैं, जिसको हम, ठीक है, जिसमें सरोजिनी नायडू रिप्रेजेंट करती है, जो कि इंडियन वुमेन होती है, ठीक है। 1932 में तीसरी गोल मेज सम्मेलन हुआ था, उसमें 46 पीपल की बैठक हुई थी। कांग्रेस ने बॉयकॉट कर लिया था, कांग्रेस हट गई थी इसमें से, ठीक है। और 1932 में पूना पैक्ट होता है, और ये बिटवीन किसके बीच में होता है, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में होता है, इन यरवदा पूरे जेल में होता है, ठीक है। 1933 में क्या होता है, हरिजन पत्रिका आती है बाय गांधी जी द्वारा, ठीक है, पब्लिश होती है। और 1934 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना होती है। 1935 में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 का, भारतीय है ना वही। और फर्स्ट लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई फेडरल कोर्ट, आरबीआई की स्थापना होती है और फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है हमारी कब, 1935 में होती है, अधिनियम के थ्रू। 1936 में क्या होता है, 1936 में रहमत अली मेड वर्ड पाकिस्तान, जो वर्ड है ना आज पाकिस्तान जो तुम देखते हो, वो वर्ड किसने दिया था, वो रहमत अली ने दिया था 1936 में, ठीक है। 1937 में गुलाम भारत का फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, जो हमारा अब भारत में इलेक्शन हुआ था, वो 1952 में हुआ था, राइट है ना। लेकिन जो गुलाम भारत का हुआ था वो 1937 में हुआ था, ठीक है। इंडियन सेल्फ रूल मूवमेंट हमारा कब आता है, नेहरू स्टार्ट करते हैं। जो इंडियन सेल्फ रूल मूवमेंट है ना, नेहरू स्टार्ट करते हैं उसको। दो में हार जाते हैं ये, कहाँ पे, पूरे इंडिया में कांग्रेस जीतती है, लेकिन सिर्फ बॉम्बे प्रेसिडेंसी में और बंगाल में नहीं जीतती, बाकी पूरे इंडिया में कांग्रेस जीतती है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये आ गया 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा होता है, ठीक है। और 1925 में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस अरेस्टेड होते हैं, सेंड टू, सुभाष चंद्र बोस को ना 1925 में जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर उनको अलीपुर जेल में भेजते हैं, अलीपुर जेल में फिर उनको मांडले भेज दिया जाता है, जो कि ममरवा की जेल है, ठीक है, वहाँ पे भेज देते हैं। पहले अलीपुर में रखते हैं, फिर अलीपुर से मांडले ट्रांसफर कर देते हैं उनको, और जो कि म्यांमार में पड़ती है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, जो कि, ठीक है, जो कि इसकी स्थापना कौन करते हैं, प्रेसिडेंट कौन होते हैं इसके, सुभाष चंद्र बोस होते हैं। 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन होता है, जो कि उसके हेड होते हैं सुभाष चंद्र बोस, लेकिन बाद में क्या करते हैं, ये पट्टाभी चित्रमय को हरा देते हैं, है ना, और फिर छोड़ देते हैं त्रिपुरा अधिवेशन को, फिर अपना ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, कलकत्ता में। सुभाष चंद्र बोस गेव 2 टाइटल टू गांधी जी को 2 टाइटल दिए थे, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। कौन कौन से, राष्ट्रपिता और बापू। और जो रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु किसने कहा, गुरुदेव किसने कहा, वो गांधी जी ने कहा था, ठीक है। अब देखो 1939 से लेकर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था इस टाइम पे, ठीक है। अब जो क्या हुआ था, इस समय क्या हो रहा था, जो INA थे, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी, है ना। इसके फाउंडर कौन थे हमारे, रास बिहारी बोस थे। 1942 में इसकी स्थापना हुई थी INA की, फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी। लेकिन इसका रियल फाउंडर कौन है INA की, वो है सुभाष चंद्र बोस 1943 में, ठीक है। अब ऐसे देखो 1945 में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस की जो है एयरक्राफ्ट में क्रैश हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस भी खत्म हो गए, भगत सिंह खत्म हो गए हमारे, और सब खत्म हो जाते हैं ऐसे ही, ठीक है। और देखो ये रहा रानी लक्ष्मीबाई जो है रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो है 1943 में बनती है। ये वुमेन की आर्मी होती है, और ये वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट आर्मी थी इंडिया द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना करते हैं। अगर क्वेश्चन आया ना रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1943 में, ठीक है। जिस दिन इनकी जिस टाइम पे मतलब इन्होंने INA की स्थापना की थी उसी टाइम पे ही, ठीक है। अब देखो 1944 में क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव आता है हमारा बाय लॉर्ड लिन लिथगो द्वारा, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसको रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। मार्च 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स कमीशन आता है, जिसको पोस्ट डेटेड चेक कहा, किसने, गांधी जी ने, कि ये तो कभी भी बाउंस हो सकता है, ठीक है। अगस्त 1942 में क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाते हैं अब अपने इंडिया वाले, कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन चला दो या, ठीक है। अब स्टार्टेड फ्रॉम बॉम्बे से स्टार्ट होता है ये, ग्वालियर मैदान से, ठीक है। स्टार्टेड बाय गांधी द्वारा स्टार्ट होता है, और कांग्रेस 20 को ज्वाइन कर लेती है अब जल्दी से, कहती है कि हम भी आ रहे हैं, अब अपने इंडिया को हम बचाएंगे, अपने इंडिया को आज़ाद कराएंगे इनसे। हेल्प करती है ब्रिटेन के वर्ल्ड वॉर में। ये जो कांग्रेस है ना, ये ब्रिटेन का भी वर्ल्ड वॉर जब चल रहा होता है ना, तो ब्रिटेन बोलते हैं कि हम तुम्हारा इंडिया को तुम्हें दे देंगे, पर तुम हमारी हेल्प तो करो, जो हम बैटल लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं हम वर्ल्ड वॉर में, हमारी इतनी सारी हानि हो रही है, हमें थोड़ी सी हेल्प करो हमें। तो ये कहता है कांग्रेस, चलो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं हम, पर तुम हमारे इंडिया को छोड़ देना। तो उस समय ये सब चल रहा होता है, ठीक है। इतनी बड़ी सारी कहानी बताऊंगी तो स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं सिर्फ याद तो फिर भी करना पड़ेगा डेट वेट, तो इसलिए याद करने पर फोकस करो अब, ठीक है। जितनी स्टोरी थी काम की वो तो बता दिया, अब सिर्फ याद करने का सिस्टम है, याद करो, मैंने याद किया तुम्हें भी याद करना पड़ेगा। आगे चलो, ये 1944 से लेके 1944 से क्या होता है, राजगोपालाचारी फॉर्मूला आता है। अगर क्वेश्चन आगे कि राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब आता है, तो वो आता है 1944 में। 1945 में क्या होता है हमारा, वेवल योजना आती है वेवल द्वारा, और शिमला एग्रीमेंट भी हमारा 1945 में होता है, शिमला समझौता, ठीक है। 1946 में क्या होता है हमारा, कैबिनेट मिशन आता है 1946 में,
जिसके 3 मेंबर थे, पैंथिक लॉरेंस जो कि इसके हेड थे कैबिनेट मिशन के, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे और वायलेंस बिटवीन हिंदू और मुस्लिम इस कलकत्ता में, मतलब कि वायलेंस होता है हिंदू मुस्लिम में कलकत्ता में होता, इसीलिए जो है 1947 में क्या होता है, हम मतलब हमारे से पहले पाकिस्तान ने अलग मांग कर ली थी कि हम तो अपने जो है पाकिस्तान बनाएंगे अलग, जो इंडियन मुस्लिम लीग ने कहा था ना, पाकिस्तान की अलग मांग की थी, तो वो यही है, इसलिए हम 14 अगस्त को बनाते हैं पाकिस्तान का फॉर्म। हमने पाकिस्तान को फॉर्म किया था 14 अगस्त को और इंडिया को बनाया था 15 अगस्त को, इसलिए हम इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं 15 अगस्त को अपने इंडिया का और 14 अगस्त को पाकिस्तान का बनता है माउंटबेटन जो है माउंटबेटन प्लान द्वारा, ठीक है। 1971 में क्या होता है, बांग्लादेश जो है सेपरेट हो जाता है पाकिस्तान से। पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा, लेकिन पाकिस्तान को अब बांग्लादेश को हमने पाकिस्तान से अलग कर दिया है, ठीक है। लिबरेशन वार होता है ये। और देखो यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को वी अडोप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लेते हैं और 24 जनवरी 1950 को हम साइन करते हैं, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को हम इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन जाता है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत संविधान का बन जाता है और इस तरीके से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री भी खत्म हो जाती है। और एनिशेंट तो हमने पढ़ रखी है पहले की। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो बाय बाय।